सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन लेकर आया हूं, वो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। आप सभी को बताएं कि ये एक नया टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में से जरूर आने वाला है और ये बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सो एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम के एक दिन पहले इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना। देयरफॉर मैंने इसका एक समराइज वीडियो बनाने का सोचा, जहां पर मैं आपके साथ सारे क्लॉजेस के ऊपर डिटेल में बात करूंगा इन अ वेरी फ्यू आवर्स। दैट इज मैं 1 घंटे के आसपास इसको पूरा का पूरा रैप अप कर दूंगा, ताकि आप लोग 1 घंटा मैक्सिमम, मैंने आपको जो टाइम लिमिट दिया एग्जाम के दिन प्रिपेयर करने के लिए, तो इस टॉपिक के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम दिया था। 1 घंटे के आसपास हमको इस टॉपिक को रिवाइज कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज यहाँ पर क्या है, ये आपकी नोट्स है, ये आपकी किताब के अंदर है, मैंने आपको दिया था। जिस किसी के पास ये किताब नहीं है, ये नोट्स नहीं है, आप जाकर arishkhan.com फ्री रिसोर्सेज से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया है कि यहाँ पर आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। तो इस चैप्टर के अंदर हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या करता है। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करता है। टैक्स ऑडिट के अंदर वो फॉर्म 3CA 3CB बनाता है और साथ साथ में फॉर्म 3CD भी बनाता है। इन सब के बारे में मैं अगले पेजेस में बताऊंगा। 3CA कब भरना होता है, 3CB कब भरना होता है और 3CD हर किसी को भरना होता है जो टैक्स ऑडिट करवाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि सीए सिर्फ ये नहीं करता है, सीए रिपोर्ट्स भी बनाता है, सर्टिफिकेट्स भी बनाता है। जैसे अगर कोई प्रॉफिट लिंक डिडक्शन का क्लेम कर रहा है ATIA से लेकर ATIE, तो उसको एक रिपोर्ट बनाना होता है फॉर्म 10CCB के अंदर। जैसे अगर कोई ATJJAA एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन डिडक्शन क्लेम करता है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो उसको भी एक सीए से रिपोर्ट लेना होता है फॉर्म 10DA के अंदर। उसी तरीके से एक बहुत ही रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक सीए के लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। रेमिटेंस सर्टिफिकेट, फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए सीए रेमिटेंस सर्टिफिकेट देता है इन फॉर्म 15CB, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी करता है सीए, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, ये सारी रिपोर्ट बनाने का, सर्टिफिकेट्स बनाने का काम भी करता है। उसके बाद यहां पर इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक बार फटाफट बोल देता हूं कि टैक्स ऑडिट सबसे पहले 1984 में आया था। ये हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का माइलस्टोन है कि सरकार ने हमारे ऊपर क्या किया है, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है और हम भी उस ट्रस्ट पे पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। साथ साथ में यहां पर बोला है कि हम टाइम टू टाइम चेंजेस भी करते रहते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। उसी के साथ साथ हमने भी अपना खुद का एक गाइडेंस नोट दिया है। इंस्टीट्यूट ICAI ने भी अपना एक टैक्स ऑडिट के ऊपर पूरा 300 350 पेज का गाइडेंस नोट दिया। ये सारा भाषण इन्होंने ये पेज पे दिया है, ठीक है। अब अगले पेज पर इन्होंने वही चीज रिपीट की है कि सीए सिर्फ और सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं करता है। जैसे जो ट्रस्ट वाला एसएससी है उनके लिए फॉर्म 10B और 10BB बनाकर देता है। उसके बाद अगर कोई चैप्टर 6 वाला प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है तो उनको फॉर्म 10CCB बनाकर देता है। ATJJAA वालों को फॉर्म 10DA बनाकर देता है। मैट वालों को फॉर्म 29B बनाकर देता है। AMT वालों को फॉर्म 29C बनाकर देता है। स्लम सेल वालों को फॉर्म 3CA देता है और साथ साथ में फॉरेन रेमिटेंस वाले को फॉर्म 15CB का सर्टिफिकेट भी सीए बनाकर देता है। तो सीए सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं करता है, बहुत सारी चीज करता है। उसके बाद इन्होंने वापस से नीचे लिखा है कि हमारे ऊपर इंस्टीट्यूट के ऊपर सरकार ने बहुत भरोसा रखा है, हमारे कंपिटेंस पे ट्रस्ट रखा है, हमारे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाता है कोई, हमारी इंटीग्रिटी पे ट्रस्ट रखा है गवर्नमेंट ने। और ये किससे दर्शाता है, इन्होंने यहां पर कुछ केस लॉ वेस लॉ का रेफरेंस भी दिया है कि हाईकोर्ट ने भी बोला है कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप सीए के ऑडिट रिपोर्ट को रेफर कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा भाषण दिया है। हाईकोर्ट ने ये तक बोला है कि अगर कभी एसएससी का ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना मटेरियल दे रहा है उस पर आप रिलाई कर सकते हो। तो ये सारी बातें यहां पर की गई है जो आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि गाइडेंस नोट के ICAI का पैरा 13.3 और 13.4 दिया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत हेल्प करती है और एक टैक्स ऑडिटर को भी अपना सारा का सारा वर्किंग पेपर बहुत अच्छे से रखना चाहिए। वर्किंग पेपर के अंदर क्या क्या रखना चाहिए, उसको उसने जो भी काम किया उसका डिटेल अच्छे से होना चाहिए, सारे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस लिया है तो वो अच्छे से होना चाहिए। मैनेजमेंट और क्लाइंट ने अगर कोई लेटर दिया है, मैनेजमेंट लेटर दिया है, तो उसको संभाल के रखना चाहिए। ये सारी बातें की गई है। फर्दर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग 230, उसके अंदर बोला गया है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक स्टैंडर्ड है, उसका भी फॉलो करना चाहिए। उसमें जो बातें बोली गई है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रखना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं करेगा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डीम टू बी गिल्टी होगा। क्यों गिल्टी होगा? एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, अगर वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, तो वो माना जाएगा डीम टू बी गिल्टी और उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर सीए एक्ट लग जाएगा। सीए एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। उसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्टिंग के साथ साथ सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करना है, उसको अपनी क्वालिफिकेशन भी करना है रिपोर्ट के अंदर। अगर एसएससी कुछ गलत कर रहा है तो उसमें क्वालिफिकेशन भी करना है, और अगर उसने ठीक से रिपोर्टिंग या ठीक से क्वालिफिकेशन नहीं किया या ठीक से सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो इनकम टैक्स वाले भी पीछे पड़ जाएंगे। अंडर सेक्शन 271J 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लग जाएगी। वो मैंने आपको पेनाल्टी के चैप्टर में पहले ही बता दिया, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर आता है जो आपने पीजीबीपी में भी पढ़ा है कि टैक्स ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है। तो देखो, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बिजनेस करते हो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ की लिमिट भी है। अगर आपका कैश रिसीट और कैश पेमेंट दोनों 5% से ज्यादा नहीं है तो 10 करोड़ तक की लिमिट भी आपके लिए एप्लीकेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद ग्रॉस प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख की लिमिट है। उसके बाद कुछ प्रिजम्पटिव इनकम वाले हैं जैसे 44AD 44ADA एक्सेट्रा, उनको टैक्स ऑडिट
करवाने की जरूरत नहीं है अगर वो लोग प्रिजम्पटिव इनकम के लिए जाते हैं। हाँ, अगर प्रिजम्पटिव इनकम नहीं फॉलो करते हैं तो 44AD 44A नहीं फॉलो करते हैं तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एंड में बोला गया टैक्स ऑडिट कब तक करवाना होता है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब भी आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 1 महीने पहले। अब ये सारी चीजें आपको आती है, इससे कोई टैक्स ऑडिट से कोई लेना देना नहीं, इससे इस पे बहुत ज्यादा बात करके अभी मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म 3CA कौन भरता है, फॉर्म 3CB कौन भरता है। यह चीज याद रखना, जिस भी एसएससी का किसी दूसरे कानून में ऑडिट होता है वो फॉर्म 3CA भरेगा, और जिस भी एसएससी का दूसरे कानून में ऑडिट नहीं होता है वो फॉर्म 3CB भरेगा। तो फॉर्म 3CA और 3CB आपका 2 पेज का ऑडिट रिपोर्ट है। तो फॉर्म 3CA कौन भरेगा, मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी दूसरे कानून में ऑडिट होता है तो फॉर्म 3CA भरोगे। जैसे एलएलपी में आपका ऑडिट हो रहा है तो फॉर्म 3CA भरोगे, और अगर आपका किसी दूसरे कानून में ऑडिट नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म 3CB भरोगे। ये आपका रिपोर्ट हो गया। और जो फॉर्म 3CD है वो क्या है, वो आपके 44 क्लॉजेस का एनेक्शर है। वो एनेक्शर आपको बताएगा हर एक क्लॉज बाय क्लॉज कौन सी जगह पर एसएससी ने गलती किया है, कौन सी जगह पर नहीं किया। ठीक है, तो ये बातें की गई है यहां तक। ना यहां पर नेक्स्ट बोला गया है कि भाई सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट का मतलब क्या होता है। जब आप बोलते हो कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो सेल्स ग्रॉस रिसीट ये सब में आता क्या है, क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी लिस्ट तो बताओ। तो देखो, सेल्स ग्रॉस रिसीट ये सब इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है आपको कमर्शियल टर्म्स है, आपको उसको जैसे अकाउंटिंग फॉलो करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो उस हिसाब से उसका डेफिनेशन बदलेगा, आप अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो उस हिसाब से आपका डेफिनेशन बदलेगा। अब चलो फिर भी एक कुछ तो बताना पड़ेगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पर मतलब इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से गाइडेंस नोट के अंदर ये सब डाला है कि क्या क्या चीज आएगी क्या क्या चीज नहीं आएगी। सुना जरा गौर से कि टर्नओवर में क्या क्या चीज नहीं आएगी। सबसे पहले अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो तो वो टर्नओवर में नहीं आएगा, वो टर्नओवर से माइनस कर देना। कैश डिस्काउंट टर्नओवर से माइनस मत करना, वो डिस्काउंट माइनस नहीं करना। कैश डिस्काउंट टर्नओवर में इंक्लूड रहेगा, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करना। टर्नओवर डिस्काउंट जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आप माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि अगर कोई रिबेट देते हो कस्टमर को तो वो भी माइनस कर देना। कस्टमर ने अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दिया तो वो भी माइनस कर देना। लेकिन अगर सेल प्रोसीड मतलब अगर फिक्स्ड एसेट बेचकर कुछ सामान आया तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बेचने वाला पार्ट थोड़ी आपका बिजनेस का पार्ट है, वो तो आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं हो सकता, वो आपका कैपिटल रिसीट है। सिमिलरली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, सिक्योरिटीज बेचा, शेयर्स बेचा, डिबेंचर्स बेचा, तो वो सब भी आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आपका स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आप ट्रेडर और शेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो फिर वो आपका टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ग्रॉस रिसीट में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा वो यहां पर इन्होंने लिस्ट दिया है। सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और गवर्नमेंट से कुछ कैश असिस्टेंस मिलता है तो वो ग्रॉस रिसीट का पार्ट बनेगा। उसी तरीके से एक्सपोर्ट करते हो और ड्यूटी ड्रॉबैक होता है तो वो भी ग्रॉस रिसीट का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको मनी लेंडर के तौर पर, आप मनी लेंडर हो, आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो वो भी ग्रॉस रिसीट का पार्ट बनेगा। कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, इंसिडेंटल चार्जेस बिजनेस से रिलेटेड, चिट फंड वालों के लिए, तो वो भी आपके बिजनेस का पार्ट बनेगा। रीइंबर्समेंट एक्सपेंस अगर आपको ज्यादा मिल जाता है, आपने खर्चा 1 लाख का किया, आपका रीइंबर्समेंट 2 लाख रुपया हो गया, तो आपने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया रिसीव किया तो 1 लाख रुपया आपको जो सरप्लस मिला वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कुछ एक्सपोर्ट एक्सचेंज डिफरेंस होता है आपके एक बिजनेस में, आपने कुछ परचेस किया, कुछ सेल किया फॉरेन करेंसी में, उसके वजह से आपको एक्सचेंज डिफरेंस हो गया, वो भी आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट का पार्ट बन जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा, लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम अगर फिक्स्ड एसेट के लिए तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। फिर बाद में कुछ स्क्रैप आप बेचते हो तो वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन सकता है। ठीक है, लीज रेंट आपका टर्नओवर का पार्ट बन सकता है। एडवांस अगर मिल रहा है कस्टमर से वो आपका टर्नओवर का पार्ट बन सकता है। अगर आपको कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिला है बिजनेस या प्रोफेशन में, वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन सकता है। एंड में बोला है कि आपका जो 10 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ का लिमिट है, अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो सारे बिजनेसेस को कंबाइन करो और फिर पता लगाओ कि आपका 10 करोड़ क्रॉस होता है कि नहीं होता है। और जब आप 10 करोड़ काउंट करोगे तो उसके अंदर 44B, 44BBA जो आपका प्रेजेंटिव इनकम है, और 44AD, 44ADA, 44AE ये भी आपका प्रेजेंटिव इनकम है। ये सारी चीजें आप 10 करोड़ या 5 करोड़ की लिमिट में मत, 10 करोड़ या 1 करोड़ की लिमिट में मत लेना। ठीक है, ना आगे बढ़ते विद व्हाट इज फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, फॉर्म 3CA कौन भरेगा, जिसका किसी और लॉ के अंदर ऑडिट होता है, जिसका किसी और लॉ में ऑडिट होता है वो फॉर्म 3CA भरवाएगा सॉरी, और जिसका किसी भी कानून में ऑडिट नहीं होता है वो फॉर्म 3CB भरवाएगा। ठीक है, और साथ में फॉर्म 3CB के साथ अगर अकाउंटिंग ईयर आपका अलग है, मतलब आपका अकाउंटिंग ईयर इनकम टैक्स के अकाउंटिंग ईयर से मैच नहीं करता है, तो आपको उस हिसाब से आपका अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, ऑडिट किसी और कानून में हुआ है, तो आपको यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही है गलत है उस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑडिट नहीं किया था। राइट हैंड साइड पे आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट पीएनएल बराबर से है कि नहीं उस पे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हां, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पर एक चीज कॉमन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पर आपको फॉर्म 3CD भरना है, उस पे कमेंट करना है कि सारे 44 क्लॉजेस 44 क्लॉजेस एसएससी ने ठीक से कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। राइट हैंड साइड पे भी आपको सारे के सारे क्लॉजेस एसएससी ने ठीक से कंप्लाई किया है कि नहीं किया है वो आपको जरूर देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है? हां, रिवाइज हो
सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने रिपोर्ट भर दिया, उसके बाद में कोई पेमेंट किया, टीडीएस बाद में काटा, मान लो आपने रिपोर्ट 1 सितंबर को भर दिया और टीडीएस आपने 25 सितंबर को काटा या 25 सितंबर को आपने जीएसटी का पेमेंट किया, तो आपको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो वो आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करना है कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार भी रिवाइज करना आप रिवाइज कर सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं डाला है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब फॉर्म 3CD के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले बोला फॉर्म 3C है और 3CB क्या है, आपका रिपोर्ट है, और 3CD आपका क्या है, एनेक्स्चर है। अब उस एनेक्स्चर के अंदर आपको एज ए टैक्स ऑडिटर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट बोलता है पैरा 19.3 के अंदर टैक्स ऑडिट के तौर पे आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले अगर कोई आइटम एक से ज्यादा क्लॉजेस में है तो आपको उसका क्रॉस रेफरेंस देना है। क्लॉज नंबर 25 में भी है, क्लॉज नंबर 37 में भी है, तो उसका क्रॉस रेफरेंस देना है, ठीक है। अगर आपका डिफरेंस इन ओपिनियन है एसएससी का और आपका, तो आपको डिफरेंस इन ओपिनियन स्टेट करना है, बोथ द व्यू स्टेट करना है, आपका व्यू क्या है, एसएससी का व्यू क्या है। अगर आपको लगता है दैट पर्टिकुलर क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, तो उसके सामने आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, उसको नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। आपको जो करंट ईयर में लॉ है वो लॉ एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट बोल रही है, इंस्टीट्यूट बोल रही है, हो सकता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अमेंडेड ना हो, तो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अमेंडेड नहीं है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आप जो लॉ अमेंडेड है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एसएससी आपको सारा इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं देता है, टुकड़ों में देता है, तो आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई एसएससी ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, इसलिए मैं भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। आपका सारा इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर होना चाहिए। आप अगर किसी जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट पे, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर किसी चीज का रिपोर्टिंग एक से ज्यादा जगह पर है तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि इसका रिपोर्टिंग हमने एक से ज्यादा जगह पर किया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग शुरू करने वाले अपना एक एक क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज 1 यहां पर नेम ऑफ द एसएससी, एसएससी का नाम लिखना होगा आपको सबसे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैन के हिसाब से। अगर आपका ट्रेडमेंट अलग है, ट्रेड नेम अलग है, तो फिर उस हिसाब से आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कोई ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो तो फिर ब्रांच का नाम अलग से लिखना पड़ेगा। अगर बिजनेस का नाम चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो फिर जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपका जो नाम था वही आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर साल खत्म होने के बाद चेंज हुआ है और साइनिंग के बाद पहले, साइनिंग के पहले चेंज हुआ है, मतलब 31 मार्च के बाद चेंज हुआ है, तो ईयर एंड पे जो नाम है वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा और रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई साल खत्म होने के बाद नाम चेंज हुआ था, ठीक है। उसके बाद एड्रेस एसएससी का लिखना पड़ेगा। एड्रेस के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से वेरीफाई कर लो एसएससी का एड्रेस क्या है। अगर ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो ब्रांच का एड्रेस लिखना पड़ेगा। कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ेगा। कोई और एसएससी का ऑडिट हो रहा है तो उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लॉज नंबर 3 के अंदर परमानेंट अकाउंट नंबर, और अगर इंडिविजुअल है तो उसका आधार नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर सबका मेंशन करना जरूरी है, इंडिविजुअल के केस में आधार नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखना होगा कि क्या एसएससी दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है, क्या वो दूसरे इंडायरेक्ट टैक्स भरने के लिए लायबल है। अगर लायबल है तो कौन कौन से इंडायरेक्ट टैक्स के लिए उसका पूरा लिस्ट देना पड़ेगा। जीएसटी के लिए लायबल है, एक्साइज ड्यूटी के लिए लायबल है, वैट के लिए लायबल है, उसका पूरा लिस्ट देना पड़ेगा और उसका कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एसएससी से लेकर डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कस्टम्स लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो नंबर लेना पड़ता है ना, कोई ना कोई तो नंबर लेना पड़ता है। जैसे एक कॉपी लेना पड़ेगा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का, वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला एसएससी का स्टेटस बताना पड़ेगा। स्टेटस मतलब एसएससी कौन सा पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म है, यूपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी क्या है, वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज होती है, वो तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है। यहां पर पहले आप एसएससी का नेचर बताना पड़ेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म है, यूपी, बीओआई, वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला प्रीवियस ईयर कौन सा है, वो जनरली प्रीवियस ईयर आपका अप्रैल से शुरू होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर शुरू हुआ है तो फिर प्रीवियस ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके अलावा अगर आपका करंट ईयर में अमालगमेशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बिजनेस में चेंज आया है, तो आपका प्रीवियस ईयर बदल सकता है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको असेसमेंट ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर असेसमेंट ईयर आपका जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका अगला साल वाला आपका असेसमेंट ईयर यहां पर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लॉज नंबर 8 के अंदर यह मेंशन करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट के कौन से क्लॉज के अंदर आपका ऑडिट हो रहा है। क्लॉज ए में हो रहा है, क्लॉज बी में हो रहा है, क्लॉज सी में हो रहा है, क्लॉज डी में हो रहा है, क्लॉज ई में हो रहा है। अलग अलग क्लॉजेस है ना। अगर 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो क्लॉज ए में हो रहा है, 10 करोड़ तक का टर्नओवर है उससे ज्यादा है तो क्लॉज ए का प्रोवाइजो है, फिर बाद में क्लॉज बी में प्रोफेशन के लिए, फिर प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए अलग क्लॉज है। तो कौन सी क्लॉज में ऑडिट हो रहा है वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये क्लॉज 8A, जहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या एसएससी 115BA जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक कंपनी, 115BAA डोमेस्टिक कंपनी, 115BAB डोमेस्टिक कंपनी, 115BAC इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए एप्लीकेबल है, एओपी, बीओआई, 115 बीएडी जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या एसएससी वो सब फॉलो कर रहा है वो पता लगाना, ठीक है। अगर ये सारे सेक्शंस एसएससी फॉलो करता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिमाग में रखना होगा कि एसएससी को बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा क्या एसएससी ने ये सारे सेक्शंस ऑप्ट किए हैं कि नहीं किए। और अभी फाइनेंस एक्ट 2023 से आप सबको पता है 115BAC बाय डिफॉल्ट हो गया है। अगर एसएससी 115BAC नहीं फॉलो करता है तो ओल्ड रेजिम में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेजिम के अंदर जाने के लिए उसको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी
सोसाइटी के लिए भी एक नया सेक्शन आ गया 115 बीए, ठीक है। और ये सारे लोगों को ऑप्ट करने के लिए 115 बीए, बीए डबल ए, बीए बी वालों के लिए ऑप्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10IB, 10IC, 10ID, 10IE। और 115 बीएससी से बाहर जाना है, 115 बीएससी से बाहर जाना है, मतलब ओल्ड रेजिम में जाना है, तो आपको फॉर्म 10IC ये भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको चेक करना है, ठीक है। और आपको मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है कि भाई हमने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि ऑडिट पहले होगा, रिटर्न बाद में भरेंगे, ठीक है। हमने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, जब भी रिटर्न भरेंगे तब हम लोग ये फॉर्म भर देंगे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो। और अगर रिपोर्टिंग सोनली इस बेसिस पर हुई है कि भाई रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर रिपोर्टिंग किया है, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तभी फॉर्म भरा नहीं था एसएससी ने, सब जब आप रिपोर्ट भर रहे हो तभी एसएससी ने फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा पैरा 3 ऑफ फॉर्म 3C एंड पैरा 5 ऑफ फॉर्म 3C, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो चलिए पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी के अंदर जो 9वां क्लॉज है उसका सब क्लॉज है, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म, एक एओपी बीओआई को अपने सारे पार्टनरों का नाम लिखना पड़ेगा, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कोई पार्टनर अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, तो उसका भी वहां पर उसको डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, और क्या वो पूरे साल के लिए पार्टनर था वो भी मेंशन करना पड़ेगा। साथ साथ में ये सब चीजें आप कहां से वेरीफाई करोगे एज ए टैक्स ऑडिटर, आपको उसके लिए एसएससी का अग्रीमेंट, डीड वीड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड, ये सब चीज देखना पड़ेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि एसएससी का पार्टनर कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद में अगर एओपी बीओआई का शेयर अगर असर्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एओपी बीओआई दो किस्म के होते हैं, याद करो अपन ने पढ़ा था पीजीपी में, एक जहां पर शेयर्स ऑफ द एओपी बीओआई इज नोन एंड डिटरमिनेबल, और दूसरा था शेयर्स ऑफ द एओपी बीओआई आर अननोन एंड इनडिटरमिनेबल। अगर वो डिटरमिनेबल नहीं है, शेयर पता नहीं है, तो वो फैक्ट आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर का कोई चेंज आया, कोई पार्टनर में बदलाव आया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हुआ, या पीएसआर में चेंज आया, तो वो भी आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, आपका सबसे मेन बिजनेस क्या है, वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक से ज्यादा बिजनेस करते हो तो सारे बिजनेस का डिटेल देना पड़ेगा, सेक्टर का डिटेल देना पड़ेगा, सर्विस में हो तो सर्विस सेक्टर का डिटेल देना पड़ेगा, और सर्विस में आपको सब सेक्टर का डिटेल भी देना पड़ेगा। और एक कोड होता है, गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर के लिए कोड दिया है, वो कोड भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस का नेचर अगर बदला है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कोई मटेरियल चेंज आया तो बताना पड़ेगा, टेंपररी बिजनेस में सस्पेंशन आया तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर मटेरियल चेंज है, जैसे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर हो गया है, छोटा मोटा अगर कोई चेंज आया तो वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ा चेंज आया तो आपको बताना जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा सर बड़ा चेंज आया कि नहीं आएगा? मैनेजमेंट से आप रिप्रेजेंटेशन ले लो, या तो आप मिनट्स देखो, मैनेजमेंट का मिनट्स देखो, एजेंडा देखो, ये सारी चीज देखो, उससे पता चल जाएगा। कंपनी से पूछो या कंपनी से मिनट्स बुक ले लो, मिनट्स बुक के अंदर कंपनी जब चेंज करती है कोई बिजनेस तो उसका डिटेल उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से डिक्लेरेशन भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई चेंज है तो मैनेजमेंट से डिक्लेरेशन ले लो, मैनेजमेंट आपको डिक्लेरेशन दे देगी और बता देगी कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। उसके बाद आप चेक करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसएससी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेंटेन कर रहा है तो कैसे कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहा है, रिटर्न फॉर्म में कर रहा है, प्रिंट आउट फॉर्म में कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। वो सारी, और एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, लायबल है कि नहीं, उसके लिए सेक्शन 44AA के अंदर जो सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज दिया गया है और सबसेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशन दिए गए वो एसएससी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद एसएससी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर रख रहा है, उसका एड्रेस पता लगाओ, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। अगर एक से ज्यादा लोकेशन पे रख रहा है तो वो सब पता लगाओ। कितना बुक्स वो हार्ड कॉपी में मेंटेन कर रहा है, कितना बुक्स वो कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन कर रहा है, वो सब का डिटेल ले लो। और उसके बाद आप चेक करो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या हद तक एग्जामिन किया है। यू हैव टू चेक द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा क्या हद तक आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया है, ठीक है। हो सकता है आपने पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन नहीं किया है, क्योंकि एसएससी आपको सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहा है, ठीक है, सारा डिटेल नहीं दे रहा है, तो आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो फैक्ट आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये चीज क्वालिफाई करनी पड़ सकती है कि एसएससी ने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, इसलिए मैं पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेक कर पा रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लॉज नंबर 12 में क्या मेंशन करना है? यहां मेंशन करना है कि एसएससी कोई प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहा है क्या। अगर कोई प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन फॉलो कर रहा है तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना मेंशन कर रहा है, और उसका सेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है कौन से सेक्शन में फॉलो कर रहा है, 44AD 44ADA। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चेक करोगे ना तो 44ADA के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है, वहां पर सेक्शन आता ही नहीं है ऑप्शन में, तो उसके लिए आपको उसको रेजिडरी सेक्शन में डालना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट उसको चेंज करेगी आगे जाकर, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑडिटर को बोला गया है कि भाई भले एसएससी 44AD 44ADA प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहा है तो भी एसएससी के पास कम से कम कुछ बेसिक रिकॉर्ड्स तो होना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी का टर्नओवर प्रिजम्पटिव इनकम के प्रोविजंस में आता है कि नहीं आता है, वो चेक करने के लिए आपके पास बेसिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अगला क्लॉज नंबर 13 क्या है? क्लॉज नंबर 13 आपको बताता है कि एसएससी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है। देखो इनकम टैक्स के अंदर अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप मर्केंटाइल फॉलो कर सकते हो या कैश फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो भी फॉलो कर रहे हो आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। अब ईयर टू ईयर बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग लिखना पड़ेगा। एक बिजनेस के लिए मर्केंटाइल, दूसरे बिजनेस के लिए कैश कर सकता हूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दो अलग बिजनेस है तो दोनों के लिए दो अलग मेथड
मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है, इट्स अलाउ, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज आता है अगले साल में, पिछले साल आपने कैश फॉलो किया था, इस साल आपने मर्केंटाइल चेंज किया, तो अगर आप चेंज कर रहे हो कोई जेन्युइन रीजन की वजह से तो चेंज कर सकते हो, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, या टैक्स ऑडिटर को रीजनेबल चेक अप्लाई करना पड़ेगा, पिछले साल में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, अभी कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट से रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई बदलाव करता है तो वो चलता है, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड बदल दिया, तो दैट इज नॉट चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब पूरा सिस्टम बदल रहे हो, कैश से मर्केंटाइल, मर्केंटाइल से कैश, एक आध पॉलिसी बदल रहे हो तो वो चलेगा, वो यहां पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वही चीजें यहां पर रिपोर्ट रिपीट हो रही है कि अगर आपका कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है तो आपको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला है कि आईसीडीएस, जैसे कि आप सभी को पता है आईसीडीएस अभी मैंडेटरी हो गया इनकम टैक्स के अंदर, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बल्कि आईसीडीएस फॉलो करना है। तो आईसीडीएस का क्या इंपैक्ट है, आईसीडीएस की वजह से क्या प्रॉफिट घट रहा है, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। और अगर आईसीडीएस के से प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका आपको यहां पर प्रॉफिट का कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसका प्रॉफिट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और यहां पर टैक्स ऑडिट के अंदर आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB के अंदर। और एक आखिरी चीज यहां पर फिर से वही बोला है कि आईसीडीएस की वजह से अगर कोई इंपैक्ट आता है तो आपको हर एक आईसीडीएस का सेपरेट इंपैक्ट बताना पड़ेगा, हर एक आईसीडीएस का, आईसीडीएस 1 की वजह से इतना इंपैक्ट आया, 2 की वजह से इतना इंपैक्ट आया, 3 की वजह से इतना, हर एक आईसीडीएस का इंडिविजुअली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एसएससी के प्रॉफिट के ऊपर, वो आपको यहां पर सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी बातें की गई है यहां पर, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। अगले क्लॉज की तरफ जाते हैं, क्लॉज 14, जिसके अंदर हमको स्टॉक के बारे में डिटेल देना है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिटेल देना है। क्या क्या ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, जब आप क्लोजिंग स्टॉक का ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैनेजमेंट से आपको क्लोजिंग स्टॉक का पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री कितने लाख का है, कितने करोड़ का है। उसके बाद में मेथड्स को रिव्यू करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कंपनी ने कौन सा मेथड फॉलो किया है। उसके बाद में आपको कंपनी से इन्वेंट्री का पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कौन से वाले कैटेगरी का कितना क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, वो सब डिटेल लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई टैक्स वैक्स ड्यूटी सेस वैस इंक्लूड है क्या नहीं है, क्योंकि जनरली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आप क्या इंक्लूड करके रखते हो, अपना जीएसटी वीएसटी एक्साइज ड्यूटी ये सब भी इंक्लूड करते हो, तो उसका कितना प्रोपोर्शन है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है सेक्शन 247 के अंदर और स्पॉटिफाई सबसेक्शन 2। अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करते समय आपका कैपिटल एसेट का नेचर क्या था और कन्वर्ट करते समय आपका वैल्यू कितना था, फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, वो सारा डिटेल्स आपको यहां पर देना, ठीक है। तो याद होगा आपको कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू एसआईटी, उसका टैक्स कब लगता है, जब आप एसआईटी सेल करोगे उस साल में लगता है, तो वो सारा डिटेल्स आपको देना है कि कैपिटल एसेट जब कन्वर्ट किया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, एसेट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक काउंट करनी होती है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ कन्वर्जन तक, ये सारी बातें यहां पर करना है। और उसके अंदर अगर आपका कोई अमालगमेशन होता है, या तो अगर आपका कोई होल्डिंग सब्सिडरी को अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें यहां पर की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट है जिसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स है। अगर कोई अमाउंट है जो पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन आपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है, वो सेक्शन 28 के स्कोप में आता है, लेकिन आपने उसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है, तो वो आपको एज ए टैक्स ऑडिटर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर से आपको कोई बेनिफिट या परक्यूसिट मिला है बिजनेस या प्रोफेशन में, याद करो अगर बिजनेस या प्रोफेशन में कोई बेनिफिट या परक्यूसिट मिलता है तो वो आपका पीजीबीपी इनकम होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर करंट ईयर में आपको कोई ड्यूटी का रिफंड मिलने वाला है, कोई जीएसटी का रिफंड मिलने वाला है, कोई कस्टम ड्यूटी का, कोई आपका से एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिलने वाला है और वो कंफर्म हो चुका है, एडमिटेड क्लेम है, एडमिटेड क्लेम मतलब करंट ईयर में मिलने ही वाला है, 100% मिलने वाला है, तो वो भी आपको पीएनएल में क्रेडिट कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर अगर एसएससी कैश सिस्टम फॉलो करता है तो मिलने वाले से काम नहीं चलेगा, फिर तो मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा तो ही उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई पैसा गवर्नमेंट से मिलने वाला है, अगर वो नेट ऑफ कर दिया है, गवर्नमेंट से मुझे कुछ रिफंड आने वाला है और मुझे गवर्नमेंट को कुछ पे करना है, अगर आपस में नेट ऑफ कर दिया है तो उसके लिए भी आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई एस्केलेशन क्लेम है, जैसे स्पेशली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए एस्केलेशन क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर कोई एस्केलेशन क्लेम की वजह से अगर आपको कुछ मिलने वाला है और 100% अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है सामने वाले का, अदर पार्टी ने बोला है 100% ये एस्केलेशन से हम अग्री करते हैं, हम आपको इतना पैसा एस्केलेशन के तौर पे देंगे, तो वो भी आपको उस पर टैक्स भरना है, तो वो भी ऑडिटर को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और आइटम है जो ऑडिटर को लगता है कि पीएनएल में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, जैसे मिसाल के तौर पर एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीएफ का होता है, वो आप जब डिडक्ट करते हो एम्प्लॉय की सैलरी से, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ का पैसा डिडक्ट करता है तो याद करो वो एम्प्लॉय की इनकम माना जाता है, जब तक वो उसको अगले महीने की 15 तारीख तक रीपे नहीं करेगा, फंड के ड्यू डेट के पहले पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा, तब तक वो उसकी इनकम माना जाएगा। तो वो भी चेक करके आपको यहां पर मेंशन करना है और इसका आपको करस्पॉन्डिंग रेफरेंस क्लॉज 20B के अंदर भी देना है, फॉर्म 3CD के, वहां पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा
क्योंकि ये दो जगह पर आता है, तो दो जगह पे इसका डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई कैपिटल रिसीट आपको मिला है करंट ईयर में, जनरली तो कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एज ए टैक्स ऑडिटर आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जजमेंट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एसएससी को मिला है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनफ केयर रखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो एसएससी को जो मिला है वो कैपिटल में आएगा कि रेवेन्यू में आएगा, उस हिसाब से आप उसको मेंशन करो। ठीक है, अगर कोई चीज मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर भी आप लेकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसएससी को ये मिला जो है वो मैनेजमेंट आपको डिक्लेयर करेगी ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, उस हिसाब से आप उसको मेंशन कर दो। अगला क्लॉज नंबर 17 आपका फिर से कैपिटल गेन से रिलेटेड 50C और 43CA के से रिलेटेड है। अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो और अगर कैपिटल एसेट के तौर पे ट्रांसफर करते हो तो 50C एप्लीकेबल है, और अगर पीजीबीपी के एसेट के तौर पे ट्रांसफर करते हो, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ट्रांसफर करते हो, तो आपका वो क्या माना जाएगा, पीजीबीपी। तो आपको यहां पर डिटेल्स देना है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, कंसिडरेशन कितना मिला, 50C में उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल देना है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है एक्सेट्रा तो आपको थर्ड पार्टी से कोई कंफर्मेशन लेना है। ये सारी बातें यहां पर की गई है, चेक कर लो। ठीक है, Now next clause is clause number 18। 18 क्लॉज जो है वो आपके असेट से रिलेटेड है, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड आपको सारा यहां पर डिटेल देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर असेट का क्लासिफिकेशन करना है, उसको ब्लॉक में डालना है, प्रॉपर ब्लॉक के अंदर, उसका एक्चुअल कॉस्ट, उसका डब्ल्यूडीवी निकालना है, उसका डेट ऑफ एक्विजिशन, कब परचेस किया था, कब पुट टू यूज किया था, उसका एप्लीकेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लगाना पड़ेगा, क्या रेट पे डेप्रिसिएशन होता है, प्लस क्या एडिशन हुआ इस साल में, क्या सेल हुआ इस साल पे, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जजमेंट स्किल। ठीक है, साथ साथ में आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, आप पुराने जजमेंट्स का भी मदद ले सकते हो, एसएससी की पास्ट असेसमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हो कि पिछले साल के असेसमेंट्स में एओ ने इस एसेट को कहां क्लासिफाई किया था, एओ ने इस एसेट पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया था, उतना ही करंट ईयर में भी आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे बात करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कहां से मिल जाता है, इनकम टैक्स रूल से मिल जाता है। सीबीडीटी के क्लैरिफिकेशंस और पुराने जजमेंट्स भी आप देख सकते हो रेट ऑफ रिटर्न पता लगाने के लिए। एसएससी का पुराना इनकम टैक्स रिटर्न से भी मैच कर सकते हो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लिया गया था पिछले सालों में, उस हिसाब से आपको करंट ईयर में भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है एक्चुअल कॉस्ट। जब आप पहले साल कोई एसेट खरीदते हो तो उसको आप ब्लॉक में डालते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट पे डालते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट का स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है सेक्शन 43(1) में। साथ साथ में आपको उसका लीगल प्रोविजन जो 43(1) है वो देखना है। साथ साथ में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस के हिसाब से भी एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। एक चीज दिमाग में रखना कि 1/4/2021 के बाद से इनटैंजिबल एसेट के अंदर गुडविल के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अब नहीं मिलता है, तो ये चीज आप दिमाग में रखना। अब एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना है। अगर कोई फॉरेन से एसेट खरीदा है और उस पर फॉरेन करेंसी का लोन लगा हुआ है तो 43A का इंप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। याद है आपको, अगर कोई फॉरेन से एसेट खरीदते हो और फॉरेन करेंसी लोन लगा हुआ है तो उसका जो भी गेन और लॉस पेमेंट पे आता है वो आपको डब्ल्यूडीवी और ब्लॉक ऑफ एसेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको ये चीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म 3CD क्लॉज 18D के अंदर, सब क्लॉज 2 के अंदर। उसी तरीके से अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, उसके ऊपर लोन लिया है और वो एसेट अभी तक पुट टू यूज नहीं हुआ है, तो जब तक पुट टू यूज नहीं होता है तो उसका इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई एसेट आपने खरीदा है, उसके ऊपर किसी ने आपको सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट दिया है, तो एक्सप्लेनेशन 10 के हिसाब से उसका सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट आपको एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट एक दिन में एक बंदे को देते हो, तो आपको 4 मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। याद है आपको। और एक पॉइंट है यहां पर, मल्टीपल पॉइंट्स यहां पर कवर किए इंस्टीट्यूट ने, जो सारा मतलब आपको एक एक बारीकी से बोल दिया गया क्या क्या चेक करना है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई एसेट खरीदते हो, उसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट लेकर बैठे हो, तो फिर उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छे से देखना है कि एसेट जब खरीदा आपने तो उसको पुट टू यूज कब किया, कैसे पता चलेगा सर, 4 दीवारी में बैठ के चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा पुट टू यूज कब किया। बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके वेरीफाई करने के, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखिए, उससे पता चलेगा अगर प्रोडक्शन इस तारीख को शुरू हुआ तो पुट टू यूज 20 तारीख से हुआ होगा। इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉर्ड देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जिस दिन से यूज हो रही है उस दिन से पुट टू यूज हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे तरीके। उसके बाद भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए, कंपनी से लेटर ले लीजिए, भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कब पुट टू यूज किया, आप डेट लिख कर दे दो, हम वो डेट मान के चलेंगे। ठीक है, और एंड में वही बोला है कि आपको फिर बाद में क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी निकालना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी निकालते समय भी आप पुराने जजमेंट्स एक्सेट्रा को रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका क्लॉज नंबर 18 विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लॉज नंबर 19 जो है वो है आपका विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस, जो सेक्शन 33, 35 के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस है, टी कॉफी रबर वाला, साइंटिफिक रिसर्च वाला एक्सेट्रा, वो सारे, और फिर 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, उससे रिलेटेड प्रॉफिट लिंक डिडक्शन पे बातें की गई। अब यहां पर क्या चेक करना है, ये सारे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस में जहां पर भी अगर कोई सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट लेना जरूरी है एसएससी को, तो वो ऑडिट रिपोर्ट एसएससी ने लिया है कि नहीं लिया, उसका रेफरेंस दो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अमाउंट डेबिटेड है और वो अमाउंट एसएससी ने अलाउ किया है,
डेबिट किया है और वो अमाउंट अलाउड एसएससी को, तो उसको मेंशन करो कि 10 लाख रुपए एसएससी ने पीएनएल में डेबिट किया, वो उसको अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पे। सिमिलरली कोई अमाउंट एसएससी को अलाउड है लेकिन उसने पीएनएल में डेबिट नहीं किया है तो भी मेंशन करो। जैसे टी कॉफी रबर के अंदर जब आप पैसा डालते हो नाबार्ड के अंदर, वो पीएनएल में डेबिट नहीं करते हो लेकिन उसका भी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिलता है, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी एसएससी का डिडक्शन सही है कि नहीं, क्योंकि ये सारे डिडक्शंस के अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करना पड़ेगा एसएससी ने सारे कंडीशंस फुलफिल किए कि नहीं किए, सारे कंडीशन जो जिसके बदौलत एसएससी को ये डिडक्शन मिलेगा वो सारे फुलफिल किए कि नहीं किए। कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है तो वो भी आपको चेक करो एसएससी ने वो अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया है। जैसे नाबार्ड में पैसा डालने के टाइम पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है, तो वो लिया है कि नहीं लिया है वो चेक करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एसएससी कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे रिलाई करता है तो वो भी उसको एसएससी को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फॉर्म 3C है और 3CB जो भी है उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आई हैव रिलाइड ऑन दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इस जजमेंट के ऊपर मैंने रिलाई करके अपना रिपोर्ट दिया है। ठीक है, Now, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्लॉज नंबर 20। यहां पर आपको मल्टीपल चीजों के बारे में बात करना है क्योंकि यहां पर बहुत सारे सब क्लॉज है। सबसे पहला क्लॉज है यहां पर जो एम्प्लॉइज को आप बोनस और कमीशन देते हो उसके बारे में डिटेल देना है। क्या डिटेल देना है? आपको सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट लेना है कंपनी से, भाई कितने एम्प्लॉइज है जिसको आप बोनस और कमीशन देते हो और बताओ क्या बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है, आप उनको बोनस देने का आपका तरीका क्या है, क्या बेसिस पर देते हो, 1 मंथ सैलरी, 2 मंथ सैलरी, परसेंटेज ऑफ कमीशन एक्सेट्रा, क्या परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, किस बेसिस पर कमीशन देते हो वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले के अंदर आप जो अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काट के अपने पास रखते हो उसका डिटेल्स देना है। यहां पर आपको क्या देना है, देखो अगर आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटते हो ना तो वो सबसे पहले आपकी इनकम बन जाती है सेक्शन 224(10) के अंदर, फिर अगले महीने की 15 तारीख तक अगर आप पे करोगे तो आपको उसका 3615A में डिडक्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कोई एक्सटेंशन तो नहीं दिया है सरकार ने, अगर दिया है तो फिर वो मेंशन करो। ठीक है, एक्सटेंशन दिया है और फिर आपको यहां पर कॉलमनर डिटेल देना पड़ता है। नेचर ऑफ फंड क्या होता है, डिटेल्स ऑफ अमाउंट डिडक्टेड, कितना डिडक्ट किया, ड्यू डेट क्या है, कब काटा, कितना काटा, कौन से फंड का पैसा काटा, वो सब आपको कॉलमनर डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर एक रिक्वायरमेंट देना होगा, एम्प्लॉयमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, डिटेल निकालना पड़ेगा। उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब लिखा हुआ है क्या, एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ये सारा भाषण आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको वही सेम चीज यहां पर रिपीट की, उनका अग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा, लेजर से रिव्यू करना पड़ेगा, काट के जर्नल एंट्री बराबर मारा है कि नहीं मारा है। और एम्प्लॉइज क्योंकि हजारों लाखों में हो सकते हैं तो वॉल्यूमनेस हो सकता है, तो आप टेस्ट चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन डू अ टेस्ट चेक ऑफ द एंटायर डिस्कशन। ओके, पूरा क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा एक इंसान से चेक करना, तो आप टेस्ट चेक करके अपना मैटर अपने हिसाब से उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज 21 के अंदर मल्टीपल सब क्लॉजेस है, क्लॉज ABCD ऐसा इस तरीके से। सबसे पहले यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है। देखो जनरली इनकम टैक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड। अगर कोई प्रोविजन के अंदर स्पेसिफिकली अलाउड है तो अलाउड है, बाकी जनरली आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन नहीं मिलता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका डिटेल निकालो, जो भी है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ई फाइलिंग के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पोर्टल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट करो। उसके बाद अगर कोई एसएससी ने पर्सनल एक्सपेंसेस क्लेम किया है तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कहां पर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पर्सनल एक्सपेंस अगर पीएनएल में डेबिट किया है तो वो मेंशन करो। ठीक है, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करो। उसके बाद आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ब्रोशर या पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर बोल दो आप, या तो कोई पैम्पलेट बोल दो, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर पैम्पलेट के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर में कोई एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसके अंदर भी आपको वो खर्चा डिसला होता है, याद करो। आपको यहां पर सिर्फ रिपोर्ट करना है। देखो, आपको ज्ञान नहीं देना है, गलत किया सही किया वो सब नहीं बोलना है, आपको यहां रिपोर्ट करना है दैट दिस मच हैज बीन मेड एज अ डोनेशन टू एज अ पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, बस ये लिखना है। आपको ज्ञान नहीं देना है जबरदस्ती का कि ये डिसअलाउ हो जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा। भाई जो बोला है वो बोलो, रिपोर्ट करके मामला छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दे दिया है तो 80GGB 80GGC के अंदर आपको उसका रिडक्शन मिलता है। तो चैप्टर 6A का अलग क्लॉज है, क्लॉज 33 फॉर्म 3CD में, वहां भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको क्रॉस रेफरेंस भी करना चाहिए जहां जहां इट इज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर अगर कोई क्लब वब को पेमेंट किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्लब को जो पेमेंट किया है वो पर्सनल है या बिजनेस है। अगर पर्सनल है तो अच्छी बात है, अगर बिजनेस है तो अगर बिजनेस है तो अच्छी बात है, और अगर पर्सनल है तो फिर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। क्लॉज 21A के अंदर उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको पेनाल्टी के बारे में भी बात करना पड़ेगा। पेनाल्टी और फाइन, कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा, भाई तुमने कितने किस्म की पेनाल्टी, कितने किस्म की फाइन पे की है, उसका सबका डिटेल्स दो। कौन कौन से कानून तोड़े उन सबका डिटेल्स दो। इस साल में कौन कौन से कानून की धज्जियां उड़ाई है आपने, उन सबका डिटेल्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो वो सब डिटेल लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सारी पेनाल्टीज यहां पर डिसअलाउ नहीं होगी और सारी पेनाल्टी रिपोर्ट भी नहीं होगी। जो पेनाल्टी पीनल पेनाल्टी है वो रिपोर्ट होगी, वो डिसअलाउ होती है, और जो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी है वो डिसअलाउ नहीं होती है। बहुत सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इन्होंने डाले हैं, तो वो भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहां पर दी गई है इस पर्टिकुलर क्लॉज 21 के सब क्लॉज A के अंदर। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 21। यहां पर सबसे पहले भाषण दिया गया है कि सेक्शन 40A के अंदर आपको अगर का कोई पेमेंट करते हो और अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो, रेजिडेंट को पे करोगे तो 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट को पे करोगे तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्या क्या रिपोर्ट करना है? ये रिपोर्ट करना है कि कहां कहां पे टैक्स नहीं काटा है, कहां कहां पे टैक्स नहीं भरा है। 139 की ड्यू डेट तक आपको भरना होता है। आपको यहां पर भी कॉलमनर डिटेल देना पड़ता है कि कितना अमाउंट पे टीडीएस काटना चाहिए था, कितने अमाउंट पे काटा, किस डेट को काटना चाहिए था, किस डेट को काटा, किस डेट को पे करना चाहिए था, किस डेट को पे किया। ये सारे आपको कॉलमनर एनेक्सचर बनाकर पीछे से लगाना होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पीछे, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर 48(2)B के अंदर बोला गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग अपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रॉयल्टी फीस एक्सेट्रा देती है तो वो भी डिसअलाउ होता है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो वो आपको यहां पर उसका अमाउंट रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें लिखी गई है। उसके बाद बोला है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट को सैलरी वैलरी पे कर रहे हो इंडिया के बाहर तो उसका आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना है। अगर टीडीएस वीडीएस नहीं काटा है तो अगर टीडीएस काटना भूल गए नॉन रेजिडेंट को सैलरी पेमेंट पे तो उसका आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए सेपरेट रिपोर्टिंग, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर ईच इंडिविजुअल पे। हर एक जितने लोगों को पे कर रहे हो सबके लिए आपको यहां पर डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट दे रहे हो उसका टैक्स आप बेयर कर रहे हो, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टैक्स होता है वो एम्प्लॉयर के हाथ में डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स के अंदर, वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप कहां से एग्जामिन करोगे? आपको एसएससी का टीडीएस का रिटर्न देखना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा एसएससी ने ये सारी चीजें बराबर की है कि नहीं की है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब कोई जजमेंट पे रिलाई करना है तो वो रिलाई कर सकते हो। किसी टीडीएस का काटना है नहीं काटना है, इस ट्रांजैक्शन में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, उसके लिए आपको किसी जजमेंट पे रिलाई करना है वो भी आप रिलाई कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपके पास कोई दो व्यूज है तो आप दोनों व्यूज को आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि दो व्यू है कि ये ट्रांजैक्शन में कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, ज्यादा रेट पे कट कर सकता है, कम रेट पे कट सकता है, तो ये दोनों व्यू भी आप वहां पर जाकर दे सकते हो। और अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है, क्योंकि जनरली टीडीएस के अंदर हजारों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, तो आप उसका टेस्ट चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला है आपका सेक्शन 40 क्लॉज बी, सब क्लॉज बी है, जो आप रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देता है और अगर जो एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को देता है उसके बारे में। अब जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देता है उसका तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर लिमिट, लेकिन जो एओपी बीओआई अपने मेंबर को देता है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो टैक्स ऑडिटर को यहां पर क्या करना है? सबसे पहले स्टेट द इनएडमिसिबल अमाउंट, कितना खर्चा यहां पर डिसअलाउड है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा 40B के हिसाब से, ठीक है। आपको एसएससी से डिटेल वर्किंग लेना पड़ेगा कि आपने कैसे किया है, एसएससी का अग्रीमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अग्रीमेंट के अंदर अगर अप्रूव नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सेक्शन 40B के अंदर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए तो अग्रीमेंट के अंदर अप्रूव होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो या रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो आफ्टर द पीरियड ऑफ डीड बनने के बाद तो ही डिडक्शन मिलेगा, उसके पहले डीड बनने के पहले वाले पीरियड का अगर इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और एओपी बीओआई को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा डिसअलाउड है अंडर इनकम टैक्स लॉ। ये सारी बातें यहां पर की गई है, ठीक है। अब अगले प्रोविजन की तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अगेन दैट इज 40A3। आपको लिस्ट निकालनी पड़ेगी, लिस्ट शुड बी वेरीफाइड बाय द टैक्स ऑडिटर कि एसएससी ने कहीं कहीं पर 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट किया है कि नहीं किया है। रूल 6DD का एक्सेप्शन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जेम्पशन में आते हैं रूल 6DD में 12-13 केसेस है जहां पर आप कैश पेमेंट एक दिन में एक पर्सन को कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करो, क्योंकि हजारों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन कैश में हुआ नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले सकते हो कि आप एक रिप्रेजेंटेशन लेटर दो, मैनेजमेंट अपनी तरफ से एक अंडरटेकिंग दो कि हमने कोई ट्रांजैक्शन कैश में नहीं किया, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट। अगर आप सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपने पूरा चेकिंग नहीं किया है, सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा इन फॉर्म 3CA पैरा 3 एंड फॉर्म 3CB पैरा 5। अगर आप पूरा चेक कर रहे हो तो फिर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये बोल रहे हो कि हमने सर्टिफिकेट के बेसिस पर अपना कंक्लूजन कर रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में अगर अपने रिपोर्ट में आप ये कमेंट भी डाल सकते हो, ये जो फ्रेज है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजैक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक स्टैंडर्ड नोट है जो आप लिख सकते हो अपने रिपोर्ट के अंदर एज अ सेफ्टी मेजर, प्रिकॉशन के तौर पे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिकॉशन के तौर पे ये मेंशन कर सकते हो। उसके नेक्स्ट वाला 48(7) के अंदर बोला गया है कि अगर आप कोई प्रोविजन करते हो फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी तो ये डिसअलाउड है, लेकिन उसका पेमेंट करोगे तो अलाउड हो जाएगा। प्रोविजन डिसअलाउड है, पेमेंट नहीं अलाउड है, ठीक है। अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। तो ये ग्रेजुएटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसके लिए आप कमिश्नर से ऑर्डर मंगवा के चेक कर सकते हो, ग्रेजुएटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, एक्सेट्रा वो आप मंगवा के चेक करना चाहिए आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट वाला, अगर आप कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो एक्सेट्रा तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ये भाषण है यहां पर। अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसका आपको डिटेल लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा कि आप कौन कौन से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो, सर डिटेल दीजिए। मैनेजमेंट जैसे डिटेल देगी उन सबका आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर अभी के लिए फिलहाल दैट इज क्रॉस जी, एच भी है उसके बाद ऑब्वियसली
क्लॉज जी के अंदर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल देना पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में क्या डिटेल देना पड़ेगा, जितनी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी पीएनएल में डेबिटेड है उन सबका डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डिटेल स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी अलग अलग हेड्स की, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको हेड की डिटेल स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा इसमें से कितना कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इवन आईसीडीएस सेज दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर कोई नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखा है, पीएनएल में नहीं है, पीएनएल में डेबिट में नहीं है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी पीएनएल में डेबिटेड है, जो आपने स्क्रूटिनी की अकाउंट्स की, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अलग अलग किस्म के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की स्क्रूटिनी करके आपको पता चलता है ये कंटिंजेंट है, वो अगर आपके पीएनएल में डेबिटेड है तो वो आपको रिपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन 14A से रिलेटेड, 14A के अंदर यहां पर एक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया इंस्टीट्यूट ने। 14A के अंदर आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, कितना खर्चा, जितना आप एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए करते हो, तो एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए जो खर्चा डिसअलाउ होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो रूल 8D के हिसाब से डिटरमाइन होता है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन डाला है कि आपको अलग अलग फैक्टर से डिसाइड करना है कि कितना डिसअलाउ होगा, वो सब नाटक खत्म हो गया है। रूल 8D बताएगा कि आपको कितना डिसअलाउ करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा आप डिसअलाउ नहीं करोगे, ये बोला गया इनकम टैक्स में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला ये अपन ने पहले भी कर लिया है कि अगर कोई लोन लिया है आपने, जनरली 3613 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का सेक्शन है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा 3613 में। लेकिन अगर आपने कोई लोन फिक्स्ड एसेट के लिया है और फिक्स्ड एसेट पुट टू यूज नहीं किया है, फिक्स्ड एसेट को यूज के लिए नहीं डाला है, तो जब तक यूज नहीं करते हो तब तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है। यह भाषण देना है आपको यहां पर उसका डिटेल लिखना है कि जो भी अगर आपने लोन असेट के लिए लिया है और असेट पुट टू यूज नहीं किया है तो तब तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है, वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज व्हाट दिस क्लॉज 21 इज ऑल अबाउट। चलिए अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं, क्लॉज नंबर 22। नाउ आई थिंक सो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द एग्जामिनेशन बिकॉज यहां पर एक अमेंडमेंट भी आया है फाइनेंस एक्ट 2023, एमएसएमई से रिलेटेड है। अब देखो यहां पर एमएसएमई से रिलेटेड सबसे पहले यहां पर इंस्टीट्यूट की गलती हो गई है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का जो क्लासिफिकेशन है ये लोग ने गलत किया है, ये थोड़ा सा अलग किया है। ये मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था यही वाला, लेकिन इसमें अमेंडमेंट आ गया था, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए अलग से अमेंडमेंट वीडियो डाला था, जाकर चेक करना। तो उस हिसाब से आपको वो क्लासिफिकेशन करना, यहां पर पुराना वाला क्लासिफिकेशन डाला है, तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट है तो वो क्लासिफिकेशन का वीडियो मेरे को नीचे आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसका लिंक आप लोगों को डाल दूंगा कि न्यू क्लासिफिकेशन का वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन अभी आप ढूंढोगे क्या एग्जाम के पहले तो मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप मुझे याद दिला दोगे तो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर क्या क्या चीजों का रिपोर्ट करना है। सबसे पहले एमएसएमई लॉ के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एक तय समय के अंदर आपके अपने बायर को, सेलर को पे करना होता है, ठीक है। तो आप जिससे भी खरीदते हो उसको आपको तय समय के पहले पे करना होता है, नहीं पे करोगे तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो एमएसएमई के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है ना, एमएसएमई के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो इनकम टैक्स के अंदर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले एमएसएमई के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो अलाउ नहीं होता है। इंटरेस्ट का आपको रेट चेक करना पड़ेगा, वो एमएसएमई लॉ के अंदर लिखा होता है, सब कुछ एमएसएमई के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है आपको, और अगर बायर समय पे नहीं पे करेगा तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज है। उसके बाद आपको दिमाग में ये रखना है कि एमएसएमई के अंदर जब आप सामने वाले को पेमेंट करते हो, एज अ टैक्स ऑडिटर आपको क्या चेक करना है। टैक्स ऑडिटर आपको बहुत सारी चीजें चेक करना है, जैसे सामने वाले का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस मतलब वो क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइज है, क्या है वो चेक करना है। उसके बाद उसको क्रॉस चेक करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ सप्लायर पता लगाना है, कौन कौन से सप्लायर्स है जिनको पेमेंट करेंगे तो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। उसके बाद उनका रिव्यू करना है, द लिस्ट टू ऑब्टेन। उसके बाद वेरीफाई फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल है तो, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद अगर आपको कोई पूरा का पूरा वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप टेस्ट चेक कर लो, पूरा नहीं कर सकते हो तो टेस्ट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके साथ साथ एक दूसरा अमेंडमेंट आया। तो देखो अब तक क्या होता था, एमएसएमई एक्ट के अंदर जो इंटरेस्ट होता था वो डिसअलाउ हो जाता था, ठीक है, उसका यहां पर हम लोग रिपोर्टिंग करते थे। अब एक और चीज रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो आपके फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 43B में अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया कि एमएसएमई वालों को अगर समय पे करोगे तो अक्रूवल बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा, और एमएसएमई वालों को लेट पे करोगे तो आपको पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा 43B में। और समय पे क्या होता है, लेट क्या होता है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने आपको क्राइटेरिया दिया, मैंने आपको बताया था। अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर पे कर देना चाहिए, और दोनों के बीच में बायर सेलर के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज के अंदर पे कर देना चाहिए, ठीक है। ये है समय पे करने का मतलब। तो अब इस क्लॉज के अंदर दो रिपोर्टिंग होगी, एक जो इंटरेस्ट पे करते हो वो डिसअलाउ होगा उसकी रिपोर्टिंग, और एक जो लेट पेमेंट करते हो उसकी भी यहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्लॉज 22 के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला है, आप जो रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो एओ डिटरमाइन करेगा कि कितना डिसअलाउ करना है। एओ को गवर्नमेंट ने पावर दिया है। टैक्स ऑडिटर को क्या करना है, टैक्स ऑडिटर को चेक करना, रिपोर्ट करना है कि कोई रिलेटेड पार्टी है क्या। तो टैक्स ऑडिटर एसएससी से सारे लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन लेगा, उनका डिटेल लेगा, किस किस को कितना पेमेंट किया, स्क्रूटिनाइज करेगा सारे पेमेंट को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाएगा और चेक करेगा। और सारे ट्रांजैक्शंस अगर चेक करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वॉल्यूमनेस, तो मैनेजमेंट से क्या कर ले, वो लेटर ले ले, ठीक है, और टेस्ट चेक कर ले, पूरा का पूरा अगर नहीं चेक कर सकता है, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला है 33AB। 33AB है जो आपका टी कॉफी रबर वाला सेक्शन है, साइट रेस्टोरेशन फंड वाला सेक्शन है, जो आपने पहले डिडक्शन लिया था। आप कुछ कंडीशंस वायलेट करते हो, आप टी कॉफी रबर में पैसा डालते हो, फिर बाद में पैसा विड्रॉ करते हो, आप नाबार्ड के डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डालते हो, फिर पैसा विड्रॉ करके आपको कुछ स्पेसिफाइड जगहों पर यूज करना है। अगर उसको नहीं यूज करोगे तो वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। तो आपको चेक करना है एज एन टैक्स ऑडिटर क्या कोई डीम्ड इनकम बनी है 33AB में। अगर बनी है 33AB के अलग अलग सबसेक्शनों में, तो वो आपको यहां पर वेरीफाई करना है। क्या एसएससी ने डिपॉजिट से पैसा विड्रॉ करके बराबर से यूज किया है। साथ साथ में अगर एसएससी ने कोई एसेट खरीदा, याद करो, तो आपको 8 साल तक उसे बेचना नहीं, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी वायलेशन जो 33AB के अंदर लिखा है, एबीए के अंदर लिखा है, अगर एसएससी कर रहा है तो उसका आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला है आपका सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 वाला। आपको एसएससी से लिस्ट लेना। 41 क्या है सर? अलग अलग किस्म की डीम्ड इनकम्स है। डीम्ड इनकम्स के बारे में यहां पर आपको मेंशन करना है। अगर एसएससी के केस में करंट ईयर में कोई डीम्ड इनकम है तो वो सारा का सारा आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। जैसे आपको एज ऑडिटर क्या करना है, आपको लिस्ट लेना है एसएससी से, जो भी सेक्शन 41 में चार्जेबल हो सकता है वो सबकी लिस्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कोई रेमिशन है, कोई सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी है, तो उसकी लिस्ट लेना है। आपको साथ साथ में ये देखना है कि कोई डीम्ड इनकम है और अगर एसएससी ने उसको पीएनएल के थ्रू रूट नहीं किया है तो वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई डीम्ड इनकम, कोई भी किस्म का डीम्ड इनकम अलग अलग सेक्शन के अंदर यहां पर लिखा नहीं है सारा सेक्शन सबसेक्शन 41, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4A एंड सबसेक्शन 5। इनमें से कोई भी डीम्ड इनकम होगी, एज अ टैक्स ऑडिटर आपको उसको एनालाइज करना है और यहां पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B वाला। नो नथिंग कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन दिस सेक्शन। 43B के अंदर आपको क्या करना है, आपको कुछ खर्चे हैं, 6-7 खर्चे हैं जो आपको पेमेंट बेसिस पर अलाउ होंगे। तो आपको चेक करना है एसएससी ने उसको ड्यू डेट के पहले पे किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं पे किया तो यहां पर भी आपको कॉलम में डिटेल देना पड़ेगा कौन कौन सा खर्चा है जो एसएससी ने टाइम पे नहीं पे किया, ड्यू डेट क्या है और एसएससी ने कब पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। कौन कौन सी लायबिलिटी है जो पिछले साल की थी, जो पिछले साल पे नहीं हुआ था तो पिछले साल डिसअलाउ हो गया था, और इस साल अभी पे हो रहा है तो इस साल अलाउ होगा, उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। वो सारा डिटेल्स आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी कहां से फॉलो करेगा, एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करेगा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। अगर कैश सिस्टम फॉलो करेगा तो वैसे भी उसको सारे खर्चे पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। तो 43B सिर्फ और सिर्फ कैश मर्केंटाइल सिस्टम वालों के लिए एप्लीकेबल है। कैश सिस्टम वालों के लिए वैसे भी सब कुछ पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर पूरा का पूरा एमएसएमई का प्रोविजन उन्होंने वापस से रिपीट कर दिया है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया। तो एमएसएमई क्योंकि 43B के अंदर भी आ रहा है, 43B के अंदर भी आएगा और क्लॉज 22 के अंदर भी आएगा, तो दोनों जगह पर उसका क्रॉस रेफरेंस देना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट क्लॉज 26 इज ऑल अबाउट। ओके, तो चलिए अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज 27A जो आपका जीएसटी क्रेडिट एंड वैट क्रेडिट से रिलेटेड है। इसमें आपको रिपोर्ट करना है कि एसएससी ने कितना जीएसटी क्रेडिट अवेल किया है, अवेल मतलब क्रेडिट लिया है, और उसके बाद उसने कितना उसमें यूटिलाइज किया है पेमेंट करते समय। ये दो चीजों का आपको डिटेल देना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था जीएसटी का, क्लोजिंग बैलेंस कितना था जीएसटी का, ये सारी रिपोर्ट करनी है। जीएसटी का ठीक से अकाउंटिंग किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज के अंदर, इसी क्लॉज का सब क्लॉज बी के अंदर आपको बताना है कि अगर एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, कैश सिस्टम वालों के लिए नहीं है ये, अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है तो कोई प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर या कोई प्रायर पीरियड इनकम पीएनएल में डेबिटेड या क्रेडिट है या नहीं है, वो चीज मेंशन करना है। क्योंकि जो प्रायर पीरियड एक्सपेंस होता है वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता है, वो डिसअलाउ होता है। अब ये चीज को आप गलत फहमी में मत आ जाना कि प्रायर पीरियड एक्सपेंस अलग चीज होती है और एक एक्सपेंस होता है जो पिछले साल का है, जो अभी क्रिस्टलाइज हुआ है, वो प्रायर पीरियड नहीं होता है। प्रायर पीरियड क्या होता है, पिछले साल गलती हो गई थी, गलती से भूल गया था और फिर मैं भूल गया था तो फिर वो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया था तो इस साल रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसको प्रायर पीरियड खर्चा बोलते हैं। और एक दूसरा खर्चा होता है जो पिछले साल का था नहीं, वो पिछले साल से वो केस चल रहा था लेकिन अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ, तो अब करंट ईयर में मैटर सॉल्व हुआ तो उसको हमने करंट ईयर में रिकॉर्ड किया, तो वो प्रायर पीरियड नहीं है, वो रेलेवेंट ईयर का ही खर्चा है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बीइंग अ टैक्स ऑडिटर। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो आपका आईएफओ से रिलेटेड है, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन एंजल टैक्सेशन का एप्लीकेबल है 5627B, उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो आपके ऊपर एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है 5627B, जिसके अंदर बोला गया है कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू नहीं कर सकते हो। अगर 50 रुपए की मार्केट वैल्यू है तो आपको 50 रुपए पे इशू करना है। अगर आप उसको 200 रुपए में इशू करोगे तो 150 रुपीज आपका माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने अगर कोई शेयर्स इशू किए तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा में तो इशू नहीं किए, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करना पड़ेगा, शेयर रजिस्टर से चेक करना पड़ेगा, एमसीए के रिकॉर्ड से चेक करना पड़ेगा। ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। और फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी मर्चेंट बैंकर, अकाउंटेंट से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां से आपको पता चलेगा कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। अगला क्लॉज 29A आपको क्या बताता है, क्लॉज 29A आपको बताता है कि अगर आपने कुछ कैपिटल एसेट किसी को बेचते समय, अगर किसी को कैपिटल एसेट बेचते समय कोई अगर एडवांस लिया था और वो एडवांस अगर आपने फॉरफिट कर लिया है, अब यहां पर तो मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोविजन सब एप्लीकेबल है जब आप एडवांस फॉरफिट करते हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014,
उससे पहले फॉरफिट करते हो तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने कोई एडवांस फॉरफिट किया है तो आपको उसका यहां पर रिपोर्टिंग करना है। अगर एसएससी ने रिपोर्ट किया, अगर एसएससी ने कोई फॉरफिट किया है तो एज ए टैक्स ऑडिटर आपको एसएससी से पूछना है कि भाई आपने कोई एडवांस फॉरफिट किया है, अगर किया है तो आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। साथ साथ में आपको यहां पर चेक करना है कि बहुत समय से अगर कोई कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत समय से कंसीडरेबल पीरियड से आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है तो कंपनी से सवाल पूछना है। सवाल पूछ के ये पता लगाना है क्या ये फॉरफिट करने वाला है कि नहीं करने वाला है। जस्ट बिकॉज पुराना आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये नहीं कि फॉरफिट कर लिया। जब तक फॉरफिट नहीं करता है वो फॉरफिचर नहीं माना जाएगा, तब तक आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज 2-3 साल पुराना एडवांस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरफिट हो गया और उसको आप इनकम बना दो। इस तरीके की गलत काम नहीं करना, ठीक है। प्लस ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ आप कब एप्लीकेबल है, जब आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और अमाउंट फॉरफिट कर रहे हो। स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हो तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड के लिए अगर अमाउंट फॉरफिट करते हो तो वो ऑलरेडी आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अगर आपको अगर डिटेल चाहिए क्या क्या कंपनी ने फॉरफिट किया है तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो। रिप्रेजेंटेशन लेकर अपने आप को अपने सेफ्टी जोन में डाल दो, ठीक है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट वाला प्रोविजन कौन सा है? नेक्स्ट वाला प्रोविजन है अगर 56(2)(10) वाला गिफ्ट से रिलेटेड, अगर एसएससी को किसी से कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, किससे गिफ्ट मिला है। अब यहां पर बहुत कुछ है, यहां पर इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया लेकिन बहुत सारी चीजें बोलनी होती है। अगर आपको किसी से गिफ्ट मिला है तो सबसे पहले आपको चेक करना है गिफ्ट के तौर पे या तो मनी मिला है या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है या कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है तो ही गिफ्ट में टैक्स होगा, अदरवाइज वो टैक्स नहीं होगा। सबसे पहले आपको यह चीज चेक करना है, ठीक है। उसके साथ साथ गिफ्ट के अंदर आपको यह भी चेक करना है रिलेटेड पार्टी से तो नहीं मिला है। रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। कुछ और सर्कमस्टेंसेस है जिसमें गिफ्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं है, जैसे शादी पर मिल रहा है एक्सेट्रा, वेडिंग पर तो टैक्सेबल नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन करनी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब साथ में आपको यहां पर यह भी चेक करना है कि भाई मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो, वही सेम चीजें रिपीट होगी। अभी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो और कंपनी से पूछ लो भाई कि भाई तुमको क्या क्या इस साल में गिफ्ट मिला है, आप हमको लिस्ट दे दो। अभी अपने को तो सपना नहीं आएगा किसने किसको कितना पैसा दिया, तो एज ए ऑडिटर मुझे क्या पता अंडर द टेबल किसने किसको क्या दिया। तो अगर आपको पता नहीं चलता है तो मैनेजमेंट से लेटर ले लो और उस लेटर के बेसिस पर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया है हुंडी पे क्या होता है, हुंडी मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 69D के अंदर। तो आपको जब भी बोरो करोगे और जब भी रीपे करोगे तो याद करना आपको अकाउंट पे ही चेक से करना है। तो आपको यहां पर देखना है कि एसएससी ने क्या अकाउंट पे ही चेक से रीपे किया है या उसके अदरवाइज किया है। अगर उसके अदरवाइज किया है तो आपको यहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा। प्लस किस किस से बोरो किया है हुंडी पे, किस किस के रीपे किया है हुंडी पर, और कब पे किया है, कब बोरो किया है, डेट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब चीज आपको यहां पर क्लॉज 69 सेक्शन 69D के अंदर, ये क्लॉज 30 के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगले दो क्लॉज जो है वो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले क्लॉज 30A जो बोला गया है वो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना है, एसएससी से सर्टिफिकेट लेना है कि एसएससी ने कौन कौन से ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट एसएससी ही करता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट करता है। तो एसएससी से ले लो भाई क्या क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट किए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। तो वो ले लो। उसके बाद देखो प्राइमरी एडजस्टमेंट जो किया है वो कौन से साल का है, इस साल का है, पिछले साल का है, सारा डेटा लोन से, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी एडजस्टमेंट पिछले साल का भी इंपॉर्टेंट होता है, करंट ईयर का भी इंपॉर्टेंट होता है। करंट ईयर का करंट ईयर में डिसला होगा, पिछले साल का अभी अपने को इंडिया में पैसा मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर सेकेंडरी एडजस्टमेंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी से ये डेटा लो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट। हो सकता है कंपनी ने अलग अलग किस्म के ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स किए होंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए, अलग अलग एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए। सबसे आपको डिटेल लेना पड़ेगा किसका, प्राइमरी एडजस्टमेंट का, ठीक है। और अभी आप एक बार प्राइमरी एडजस्टमेंट का डिटेल आ गया, अब कंपनी को सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे धावा बोलना पड़ेगा ऑडिटर को। क्या करेगा ऑडिटर कंपनी से सवाल पूछेगा क्या आपका पैसा समय के अंदर इंडिया में आ गया 90 डेज के अंदर। अगर नहीं आया तो क्या आपने उसका, अगर पैसा इंडिया में रिपाट्रिएट नहीं हुआ है तो आपको क्या आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट किया, क्या इंटरेस्ट कंप्यूट करके उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड किया और उसका पूरा का पूरा ब्रेकअप दिया कि कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल एक्सेट्रा, वो सब कुछ आपको यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एज अ टैक्स ऑडिटर यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब एडिशनल टैक्स का प्रोविजन होता है वो सब यहां पर मेंशन भी नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि पहले 90 डेज में पैसा आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इंटरेस्ट कंप्यूट किया, इंटरेस्ट ठीक से कंप्यूट किया, एसबीआई का एमसीएलआर लिया, लाइबोर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बराबर से लिया कि नहीं लिया, कौन से ईयर का लिया, कौन से डेट का लिया, कब से पीरियड कंप्यूट हो रहा है, कितने दिन का इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है, मल्टीपल रीजन से हो सकता है, एसएससी खुद भी कर सकता है, एओ भी कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी भी कर सकता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की वजह से भी प्राइमरी एडजस्टमेंट हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजों का एक्यूरेसी के लिए आप क्या करो, आप एक्यूरेटली अगर चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो, वो काफी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है, 94B लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसका प्रोविजन यहां पर पहले दिया गया है कि अगर
आप अपने एसोसिएट एंटिटी से लोन लेते हो या अगर आप कोई थर्ड पार्टी से लोन लेते हो जिसको एसोसिएट एंटिटी क्या देता है, गारंटी देता है या मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो वो 94B में आ जाएगा और 30% ऑफ एबिटा के ऊपर का इंटरेस्ट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो पहले दो पैराग्राफ में इन्होंने प्रोविजन लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको चेक करना चाहिए लिमिट क्रॉस हो रही है क्या इंटरेस्ट की 1 करोड़ प्लस। यहां पर अब यहां पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या चेक करना है, यहां पर सिर्फ वही इंटरेस्ट डिसअलाउ होता है जो अदरवाइज अलावेबल है। अगर वो इंटरेस्ट ऑलरेडी 14A में डिसअलाउड है तो वो यहां पर नहीं आएगा, या प्रोवाइजर टू 3613 में डिसअलाउड है तो यहां पर नहीं आएगा, या 40A1 के अंदर आपने टीडीएस नहीं काटा उसलिए डिसअलाउड है तो यहां पर नहीं आएगा, या 48(2) में एक्सेस पेमेंट की वजह से डिसअलाउड है तो वो यहां पर नहीं आएगा। सिमिलरली जो भी इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर नॉर्मली प्राइमरी एडजस्टमेंट के तौर पे डिसअलाउड है तो वो यहां नहीं आएगा। ये जो इंटरेस्ट डिसअलाउड है वो यहां पर नहीं कवर होता है। जो इंटरेस्ट अलाउड है और अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसका 30% हम लोग एबिटा का 30% आपको अलाउ करेंगे, उसके ऊपर डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। ये बातें की गई यहां पर। अब यहां पर एक डिबेट भी है जो मैंने आपको क्लास में प्रोविजन पढ़ाते समय भी बोला था कि यहां पर जब आप इंटरेस्ट लेते हो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा, तो इंटरेस्ट में क्या लेने का, टोटल इंटरेस्ट लेने का या फिर आपको लेना चाहिए सिर्फ इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज। क्यों? पॉइंट नंबर 1 में क्या करते हो आप, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा, टोटल इंटरेस्ट लो या इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज लो। यहां पर दो व्यू है, एक व्यू ये है कि आप टोटल इंटरेस्ट ले लो, दूसरा व्यू ये है कि आप इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज ले लो। बेटर व्यू इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये है कि आप इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज ले लो। ये इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक बेटर व्यू बताया, ठीक है। एंड में वही भाषण दिया है कि अगर आप थर्ड पार्टी से लोन लेते हो, मैचिंग अमाउंट देता है या एक्सप्लिसिट गारंटी देता है, इंप्लिसिट गारंटी देता है, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। तो ये है आपका क्लॉज 30B ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो चलिए अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्लॉज है क्लॉज 30C। ये आपका गार से रिलेटेड क्लॉज है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अगर आपको एज एन ऑडिटर लगता है कि एसएससी ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उससे एसएससी को कितना टैक्स बेनिफिट होता है वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि गार कब एप्लीकेबल है, जब एसएससी को टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलता है तो गार एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर पिछले सालों में अगर कोई इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर हुआ था तो वो भी आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म 3CA 3CB। वही भाषण यहां पर नीचे दिया है कि अगर कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर अप्रूविंग पैनल ने पिछले साल में अगर कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया था तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यही सारा भाषण इन्होंने यहां पर नीचे तक रिपोर्ट कंटिन्यू किया, आप चेक कर लेना, ठीक है। पूरा का पूरा वही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड में बोला है कि अगर एसएससी ने उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल किया है तो उसके लिए भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर एसएससी के ऊपर अगर कोई गार अप्लाई किया और एसएससी उससे दुखी है तो एसएससी ने अपील किया होगा, तो अगर कोई अपील किया है तो उसका भी आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला 269SS और इसके बाद वाला क्लॉज 269T दोनों सेम है, तो एक बार ये कर लोगे तो वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एक लोन लेने के लिए और एक लोन के रीपे करने के लिए। अब यहां पर 269SS में जब आप लोन लेते हो, डिपॉजिट लेते हो, तो आपको क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है, नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार, किसका, लेंडर का ये सब कुछ देना पड़ेगा, कितना लोन लिया वो देना पड़ेगा, उसमें से कितना लोन आपने स्क्वायर अप कर दिया, मतलब कितना लोन रीपे कर दिया वो डिटेल देना पड़ेगा, पूरे साल में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितना था वो डिटेल देना पड़ेगा, कितना लोन आपने चेक से लिया वो देना पड़ेगा, और चेक में भी आपने कितना लोन अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से लिया वो लेना पड़ेगा, ठीक है। चेक तो देना ही है और उसमें से अकाउंट पे ही चेक में कितना दिया वो भी देना पड़ेगा। हो सकता है आपने जो चेक से लोन लिया उसमें बैरर चेक भी हो, अकाउंट पे चेक भी हो, नॉर्मल क्रॉस चेक भी हो, तो उसका पूरा ब्रेकअप चाहिए गवर्नमेंट को। अब यहां पर क्या रिपोर्टिंग करना है, हर एक लोन का रिपोर्टिंग करना है जहां पर आप लिमिट क्रॉस करते हो। लिमिट कितनी है 269SS के अंदर 20,000 रुपीज की लिमिट है। उसी तरीके से 269T में भी आपको रिपोर्ट करना है जब आप लोन को रीपे करते हो। उस क्लॉज पे वापस से बात करके मतलब नहीं, क्योंकि सेम कंटेंट वहां पर दिया गया है, सिर्फ यहां पर लोन लेने के लिए और वहां पर लोन रीपे करने के लिए। साथ साथ में आपको रिपोर्टिंग कब करना है, जब 20,000 या उससे ज्यादा का आप कोई लोन लेते हो, आपको लेंडर का परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार, वो यहां पर भी लिखा था वो आपको देना होगा। आपको डिटेल लेना पड़ेगा एसएससी से भाई, और अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है डिटेल लेने में तो आप एसएससी से क्या ले लो, एसएससी से एक ऐसा कमेंट करवा के आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा एक कमेंट करवा लो, जस्ट 48(3) में आपने कमेंट करवाया था, याद है कि भाई इट इज इंपॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, देयरफॉर ब्ला 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 ब्ला। जो एसएससी ने एविडेंस दिया जितना हो पाया हम उतना कर पाए, उससे ज्यादा हम नहीं कर पा सकते, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप एक डिस्क्लेमर डाल दो अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, फॉर्म 3CA फॉर्म 3CB के अंदर, ठीक है। उसके बाद अभी एक अमेंडमेंट आया, आप सभी को पता होगा फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड लैंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट 2 लाख कर दी है 20,000 से, तो ये भी केयरफुल रहना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। उसके बाद जो आपका अगला क्लॉज है वो अगले क्लॉज के अंदर क्या बोला गया है, यहां पर आपका स्पेसिफाइड सम के बारे में बात किया गया है। देखो 269SS और 269T में 3 चीजें, एक तो आप लोन ले रहे हो वो है, एक आप डिपॉजिट ले रहे हो, तो लोन और डिपॉजिट ऊपर कवर हो गया, और तीसरा है आप स्पेसिफाइड सम ले रहे हो। स्पेसिफाइड सम क्या होता है, आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो, उसके लिए आपने किसी से एडवांस लिया है, वो स्पेसिफाइड सम होता है। तो वो स्पेसिफाइड सम भी आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही लेना है, किसी और मोड से आप नहीं ले सकते
हो नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने वो लिया है तो वो आपको यहां पर मेंशन करना है। साथ साथ में एसेट टैक्स ऑडिटर आपको चेक करना है कि एसएससी ने इस साल कोई प्रॉपर्टी बेचा है या बेचने वाला है, जिसके लिए पैसा लिया है वो कहां से चेक करेगा, डीड वीड से चेक करो, बैंक में कुछ पैसा आया है क्या उससे चेक करो, तो उससे पता चलेगा कि वो एसएससी कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेचने का प्लान कर रहा है या कर चुका है, उसके लिए एसएससी ने कोई एडवांस लिया है क्या, वो आपको चेक करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अकाउंट पे चेक से लिया है कि नहीं लिया है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, ईसीएस से या सर्च इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आपका 269 एसएस है। 269 टी इसके बाद वाले क्लॉज में आता है, अगला क्लॉज 269 एसटी पर है, 269 टी इसके बाद वाले क्लॉज में आता है, लेकिन वो भी सेम ही है, तो इसको वापस से देखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। ठीक है, एक लोन लेने के लिए और एक लोन को रीपे करने के लिए। तो अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं, 269 एसटी। यहां पर इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा प्रोविजन ही डाल दिया है, तो मैं एक बार पूरा प्रोविजन ही बोल देता हूं, आपको वो सारे एस्पेक्ट्स वेरीफाई करने हैं। 269 एसटी क्या है? 269 एसटी में गवर्नमेंट बोलती है अगर आप किसी से भी पेमेंट रिसीव कर रहे हो, किसी भी किस्म का पेमेंट, यहां पर कैपिटल पेमेंट का रिसीव कर रहे हो, रेवेन्यू पेमेंट रिसीव कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी किस्म का पेमेंट रिसीव कर रहे हो 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा, तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर 271 डीबी के अंदर पेनाल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगी गवर्नमेंट अगर आप सही तरीके से पेमेंट रिसीव नहीं करते हो। 2 लाख या उससे ज्यादा अगर आपने किसी से कैश ले लिया, का बैरर चेक ले लिया या नॉर्मल क्रॉस चेक ले लिया, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। अब यहां पर आपको जो है बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी है कि आपको 2 लाख रुपया कैसे काउंट करना है। पूरे दिन में 24 घंटे में आपको किसी से भी 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में नहीं लेना है, ये तो एक दिन का वैल्यू हो गया। दूसरी चीज यहां पर जो बोली गई है, जो लॉ में भी लिखा है 269 एसटी के अंदर, कि आपको एक दिन का अगर इनवॉइस वैल्यू 2 लाख रुपए का है, मान लो आज 15 तारीख है, आज का 2 लाख का इनवॉइस है, तो मैं 5 दिन में तोड़ के भी 40 हजार रुपया कैश में नहीं ले सकता हूं, दैट इज नॉट अलाउड, मैं 269 एसटी का वायलेशन कर दूंगा। ये सारी बातें यहां पर की गई है। ठीक है, और अगर एक इवेंट के लिए अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में लेते हो तो वो भी आप नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें यहां पर की गई है। ठीक है, तो आपको कौन से मोड से लेना है? आपको अकाउंट पे चेक से लेना है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से लेना है, ईसीएस से लेना है और सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेना है। उसके अलावा आप कोई भी मोड से पैसा नहीं रिसीव करते हो, और अगर उसके अलावा अगर आप रिसीव करते हो तो आपको यहां पर उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, उसके लिए आपको एसएससी के बैंक अकाउंट को खंगालना है, बैंक अकाउंट को खंगालो, इनवॉइस चेक करना है, इनवॉइस चेक करो, कोई भी दिन का इनवॉइस 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर आपको 4 मोड से पेमेंट लेना पड़ेगा, उसके अलावा अगर लोगे तो आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर जो है 269 टी है, ये सेम है 269 एसएस की तरह। क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि ये सेम है, इस पे टाइम पास मत करो, ये सारी की सारी चीज सेम है, तो इस पे वापस से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 32 व्हिच टॉक्स अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के बारे में बात करता है। ठीक है, यहां पर अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि कितना लॉस है आपका, कितना यूएडीए पर रिटर्न असेसमेंट। अगर असेसमेंट हो गया है तो ऑर्डर के हिसाब से कितना लॉस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, और याद रखना 2021 के बाद में आपको गुडविल का जो भी डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, वो आपको भूल जाओ। ठीक है, फिर आपको हर एक लॉस का हेडवाइज डिटेल चाहिए, पीजीबीपी लॉस इतना है, सीजी लॉस इतना है, फिर एचपी लॉस इतना है, हेडवाइज डिटेल चाहिए। ठीक है, और रिमार्क कॉलम के अंदर आपको बहुत केयरफुल देखना पड़ेगा कितने पेंडिंग असेसमेंट्स है, पेंडिंग असेसमेंट्स कितने, अपेलेट प्रोसीडिंग्स कितनी पेंडिंग है, और अगर आपने कोई लॉस रिटर्न लेट भरा है, क्योंकि आपको पता है अगर रिटर्न लेट भरोगे तो पीजीबीपी लॉस और सीजी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये सारा डिटेल आपको यहां पर देना है। साथ साथ में आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन को केयरफुल रखना है, केयरफुल रहना है कि जैसे 71बी का जो आपका लॉस है वो आपको क्या कर बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 71बी का जो लॉस है वो आप बिना रिटर्न भरे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 73A का लॉस जो है आपका सिर्फ 35AD के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है, उस पर ऑडिटर की स्पेशल नजर होनी चाहिए, उसको अच्छे से पता होना चाहिए उस चीज के बारे में कि एग्जैक्टली वहां पर क्या चल रहा है। फिर सेक्शन 78 सक्सेशन वाला लॉस है। जनरली क्या होता है, अगर मेरा बिजनेस है और अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बच्चे उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अगर इनहेरिटेंस वाला लॉस है, फादर की डेथ हो जाती है और बच्चा अगर बिजनेस को इनहेरिट करता है तो बच्चा उस बिजनेस का लॉस क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है, उस पर ध्यान देना चाहिए ऑडिटर को। जनरली क्या होता है, ऑडिटर स्टीरियोटाइप ऑडिट करते हैं, तो जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग भी क्या स्टीरियोटाइप ऑडिट करके आए हो ऑफिस में, वही कॉपी पेस्ट वाला ऑडिट, तो स्पेशल प्रोविजन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने यहां पर हाईलाइट किया कि इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर को सारे असेसमेंट ऑर्डर्स का डिटेल लेना चाहिए, कितने असेसमेंट्स कंप्लीट हो गए, उस हिसाब से लॉस कितना है, पेंडिंग असेसमेंट्स का लॉस कितना है। साथ साथ में एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2022 का कि अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम आपकी पकड़ी जाती है सर्च एंड सीजर में, सर्च एंड सीजर हुआ कि नहीं हुआ वो वेरीफाई करो, कंफर्म करो, टैक्स ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा, एसएससी से पूछना पड़ेगा क्या आपके ऑफिस में, आपके घर पर, आपके गोडाउन में इस साल कोई सर्च एंड सीजर हुआ है। अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई भी लॉस का सेट ऑफ करने नहीं मिलता। ये सारी बातें यहां पर की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर सेक्शन 79 से रिलेटेड। सेक्शन 79 क्या है, देखो हर जगह पर आपको प्रोविजन पहले पता होना चाहिए, तो आपको एक क्लॉज पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए इसको टैक्स ऑडिट को इसमें डाल दिया डायरेक्ट टैक्स के अंदर,
ऑडिट से निकालकर। अब यहां पर जरा सेक्शन 79 क्या होता है, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो या आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो आपका 51% शेयर होल्डर सेम होना चाहिए। जिस ईयर में आप लॉस करते हो और जिस ईयर में आप लॉस को सेट ऑफ करने चाहते हो उन दोनों साल के लास्ट डे पर 31 मार्च पर आपका 51% शेयर होल्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एज ए ऑडिटर आप मैनेजमेंट से चेंजेस इन वोटिंग का पैटर्न पता लगाओ कि क्या आपके शेयर होल्डर में कोई पैटर्न बदला है, क्या चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग में, अगर हुआ है तो रीजन पूछो क्यों हुआ है, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है चेक करना तो मैनेजमेंट से लेटर ले लो, ठीक है। और लास्ट डे पर चेक करना होता है, कहां से चेक करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर मंगाओ और उसमें से चेक करो और कंपनी से पूछो क्यों चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ। 51% से ज्यादा चेंज होगा तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर नेक्स्ट वाला स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर एसएससी करता है तो आपको स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए स्पेशल ध्यान देना होगा, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, वो नॉन स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको एसएससी से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या एसएससी कोई स्पेकुलेशन बिजनेस करता है, अगर करता है तो उससे डिटेल ले लो, कौन कौन से स्पेकुलेशन बिजनेस करता है, कितने साल से कर रहा है, वो सारा डिटेल ले लो, ताकि आपको एक आइडिया हो कि स्पेकुलेशन बिजनेस एसएससी ये सारे कर रहा है। ये स्पेकुलेशन बिजनेसेस को आपको सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ करना है, दूसरे आपसे हेड से सेट ऑफ करना नहीं है। और गलती से अगर सेट ऑफ कर दिया तो आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला 35AD, 35AD भी स्पेशल बिजनेस है, वहां पर भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 35AD का डिटेल ले लो, एसएससी से पूछो आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे हो, एसएससी अपने बिजनेस का डिटेल देगा आपको, उसमें से पता लगाओ 35AD बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एसएससी एक से ज्यादा 35AD में 14 बिजनेस है, एक से ज्यादा 35AD बिजनेस कर रहा है तो सबका डिटेल आपको यहां पर, अगर लॉस हो रहा है तो सबका डिटेल आपको यहां पर सेपरेटली देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला है वो सेम टू सेम ऊपर जो था वही था, स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है, देख लो एक बार। नाउ नेक्स्ट क्लॉज नंबर 33, इसके अंदर आपको चैप्टर 6 के अंदर आप जो भी डिडक्शन क्लेम करते हो उसका यहां पर डिटेल देना है, प्लस 10AA के अंदर अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करते हो उसका डिटेल देना है, प्लस अगर आपके जितना भी अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उसका डिटेल देना है। साथ साथ में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसका डिटेल देना है, ठीक है। उसी का डिटेल में डिस्क्रिप्शन राइट हैंड साइड पे इंस्टीट्यूट ने दिया है। सबसे पहले बोल रहा है कि क्या एसएससी सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, अगर कर रहा है नहीं कर रहा है उसका आपको डिटेल देना है, ठीक है। उसके बाद एसएससी से सारे एविडेंस लो, सारे एविडेंस लो से कि वो कंडीशन सारे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप किसी और अगर कितना डिडक्शन क्लेम किया, कितना डिडक्शन कंप्यूट किया, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है उसकी वजह से वो भी लिखो। कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे अगर आप रिलाई कर रहे हो, कोई केस लॉ पे रिलाई कर रहे हो तो उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। एसएससी को टैक्स ऑडिटर को सब कुछ अपने वर्किंग पेपर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इनमें से बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जैसे एटीआई, एटीआईबी, 10AA एक्सेट्रा, जिसमें टैक्स ऑडिटर को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, एक सेपरेट रिपोर्ट। शुरुआत में मैंने बोला था सीए 2 काम करता है, सीए सिर्फ टैक्स ऑडिट का काम नहीं करता है, स्पेशल रिपोर्ट देने का काम भी करता है। तो अगर कोई स्पेशल रिपोर्ट देने का काम किया है तो वो भी आपको यहां पर एसएससी से लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे जाकर बोला गया है कि यहां पर जितने भी डिडक्शन है चैप्टर 6 में वो अलग अलग कैटेगरी के। कुछ डिडक्शन जो है वो आपके कैसे है, वो आपके खर्चा करने पर मिलते हैं, आप खर्चा करो आपको डिडक्शन मिलेंगे। कुछ डिडक्शन आपके कैसे है, वो आपको इनकम पे मिलेंगे, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, कुछ पेमेंट लिंक डिडक्शन है। और एंड में ये बोला है कि अगर आप स्पेशल प्रोविजन फॉलो करते हो 115BAA, 115BAB, BAC, BAD, BAEB, तो आपको बहुत सारे चैप्टर 6A के और 10AA के डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 ही मिलते हैं। वो भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर एसएससी ये स्पेशल रेजिम्स फॉलो करता है तो उसको सिर्फ 80M और 80JJAA मिलता है, और कुछ जगहों पर 80LA भी मिलता है। ये चीज याद रखना, 80LA भी अलाउड है, 115BAA के अंदर 80LA भी मिल जाएगा, BAB में LA नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन यू डू द टैक्स ऑडिट ऑफ द एसएससी, ठीक है। अगला वाला जो पॉइंट है वो आपका टीडीएस से रिलेटेड पॉइंट है। टीडीएस बराबर से काटा नहीं भरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजों के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इन्होंने बोला है क्लॉज 34A के अंदर सबसे पहले बोला है कि देयर कैन बी डिबेटेबल इशू, एसएससी और टैक्स ऑडिटर के बीच में डिबेट हो सकता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। एसएससी बोलता होगा कि टैक्स से टीडीएस नहीं कटेगा, टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा, टैक्स ऑडिटर बोलेगा नहीं आपको काटना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस इन ओपिनियन आपको सबसे पहले फॉर्म 3CB और फॉर्म 3CA के अंदर पार्ट 3 और पार्ट 5 के अंदर आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके और क्लाइंट के बीच में अगर डिफरेंस इन ओपिनियन है तो आपको वहां पर सबसे पहले रिपोर्ट कर दो, ठीक है। ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एसएससी की है कि वो सारा इंफॉर्मेशन आपको बनाकर देगा, किस पे टीडीएस काटना है, किस पे टीडीएस नहीं काटना है। और उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई आइटम यहां से ओमिट तो नहीं कर दिया एसएससी ने, ऐसा कोई आइटम तो नहीं है, ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसपे एसएससी को टीडीएस काटना था लेकिन उसने टीडीएस नहीं काटा, ऐसा कुछ है तो आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको ये सारी चीज अपनी वर्किंग पेपर के अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। और अब आप एक गलत धोखे में मत रहना, सिर्फ उन्हीं आइटम पे टीडीएस कटता है जो पीएनएल में डेबिट होता है। बहुत सारे केसेस में जो आइटम पीएनएल में डेबिट नहीं होते, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया उस पे पीएनएल में डेबिट नहीं होता है, वो उस पर भी टीडीएस काटना होता है। सिमिलरली आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, उस पे पेमेंट पे टीडीएस काटना, उस पे भी पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ता है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। वो आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, आप पीएनएल में डेबिट नहीं करते उसको, ठीक है। साथ साथ में अगर कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो आपको चेक करना है टीडीएस के लिए डीटीडब्ल्यूए का भी इंप्लीकेशन चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको उस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा डीटीडब्ल्यूए का रेट जो एप्लीकेबल है वो बराबर एसएससी ने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इनकम टैक्स के रेट है वो डीटीडब्ल्यूए से कंपेयर होते
से विच एवर इज लोअर उतने पे टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कहीं लोअर डिडक्शन या शॉर्टफॉल हुआ डिडक्शन का तो वो भी आपको बराबर से मेंशन करना पड़ेगा। जहां पर 2% पे टीडीएस काटना था, आपने 1% पे काट दिया गलती से, वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। फर्दर जहां पर हायर डिडक्शन काटना है, हायर मतलब सामने वाले ने पैन नहीं दिया 206AA, या सामने वाला स्पेसिफाइड पर्सन है 206AB में पिछले साल का रिटर्न नहीं भरता है, 50,000 का टीडीएस टीसीएस है, तो पता है ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, वो सारे प्रोविजंस भी आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको एसएससी का टीडीएस और टीसीएस रिटर्न भी कंपाइल करना पड़ेगा, उससे रिकंसाइल करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से। और अगर कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई कर रहे हो तो वो रिलाई किया तो वो भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसका जो अगला क्लॉज है वो आपका टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स के बारे में बात करता है कि एसएससी ने अगर टीडीएस और टीसीएस रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है वो चेक करो, क्या एसएससी टीडीएस और टीसीएस रिटर्न भरने के लिए लायबल है कि नहीं लायबल है वो चेक करो, ठीक है। उसने अपने रिटर्न के अंदर सब कुछ बराबर दिखाया कि नहीं दिखाया, जो भी उसने चालान बलान किया वो सब बराबर से दिखाया कि नहीं दिखाया। साथ साथ में अगर एसएससी ने पेमेंट नहीं किया, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा तो उसका खर्चा डिसला होता है, तो उसका क्रॉस रेफरेंस करो, रिपोर्टिंग करो, क्योंकि उसका 21B के अंदर अगर टीडीएस नहीं काटते हो तो आपको खर्चा डिसला होगा, उसका क्रॉस रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है, वो यहां पर मेंशन करो। प्लस आपको अपने दिमाग के अंदर वो सारे टीडीएस के प्रोविजंस दिमाग में रखने होंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको अगर एसएससी टीडीएस नहीं काटेगा तो क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, वो सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट चेक कर सकते हो और आप अपना रिमार्क कर सकते हो कि भाई मैंने टेस्ट चेक किया है, मैं पूरा डिटेल में नहीं चेक कर सकता हूं। साथ साथ में अगर टीडीएस लेट काटा, लेट भरा तो एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, तो वो इंटरेस्ट कितना लगा है, बराबर लगा है, एसएससी ने इंटरेस्ट कंप्यूट किया है कि नहीं किया है, ये आपको टैक्स ऑडिटर के तौर पे चेक करना है, ठीक है। और यहां पर मेंशन करना है, ये बोला गया स्पॉट नंबर सी के अंदर चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ बेसिक डिटेल्स मांग रहे हैं वो लोग, वो दे दो। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो ट्रेडिंग कंसर्न का सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक देना पड़ेगा, परचेज देना पड़ेगा, सेल्स देना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक देना पड़ेगा, शॉर्टेज एक्सेस है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एसएससी सही में ट्रेडिंग करता है कि नहीं करता है, वो पता लगाओ। एसएससी से सर्टिफिकेट लो कि उसके प्रिंसिपल आइटम्स क्या है, प्रिंसिपल आइटम्स मतलब उसका मेन आइटम्स क्या है, सबसे ज्यादा क्या बेचता है वो, ठीक है, उसका डिटेल ले लो आप। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एसएससी के लिए भी आपको रॉ मटेरियल का डिटेल अलग से देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और आपको फिनिश गुड्स का डिटेल अलग से देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या डिटेल चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कितना किया, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना रॉ मटेरियल बेचा, क्लोजिंग स्टॉक, यील्ड क्या है, यील्ड मतलब इतना रॉ मटेरियल डाला, इतना कंजम्पशन हुआ और इतना उसका प्रोडक्शन हुआ, तो उसका परसेंटेज निकाल के बताओ कितना आपका यील्ड है उसमें से, ठीक है। उसके बाद शॉर्टफॉल कितना है। सिमिलरली फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सेल कितना किया, शॉर्टेज कितना किया, वो सब कुछ का डिटेल देना, ठीक है। आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर आपको एसएससी से पूछना पड़ेगा, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा एसएससी सही में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि नहीं है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका प्रिंसिपल आइटम क्या है वो पता लगाओ। प्रिंसिपल आइटम मतलब मेन प्रोडक्ट क्या है। मेन प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, अगर आपके टोटल प्रोडक्ट में से 10% से ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन है तो वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। अगर आप 100 आइटम बेचते हो उसमें से एक आइटम सिर्फ 1% या 2% ही वैल्यू करता है तो वो प्रिंसिपल आइटम नहीं माना जाएगा। अगर आप 100 प्रोडक्ट बेचते हो उसमें से एक आइटम 30-40% वैल्यू अगर आपका सेल लाकर देता है तो वो आपका प्रिंसिपल आइटम माना जाएगा। 10% से ज्यादा अगर आपको सेल लाकर देता है तो वो क्या माना जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल आइटम माना जाएगा। इस क्लॉज के अंदर आपको इस चीज का डिस्कशन देना है। जनरली ये वाला क्लॉज हर साल में सेम ही होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज हर साल आता नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज 36 से जो आपके डीम डिविडेंड के ऊपर ये क्लॉज है 222E। डीम डिविडेंड 222E का क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी उस शेयर होल्डर को क्या देती है, लोन देती है, एडवांस देती है, तो उसके हाथ में डीम डिविडेंड होता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं होगा। तो ये सारा भाषण यहां पर दिया है। सबसे पहले टैक्स ऑडिटर को क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है टैक्स पेयर से कि कितनी कितनी क्लोजली हेल्ड कंपनी बताओ। एसएससी से पूछना पड़ेगा, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आपका ऐसी किन किन क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर है जहां पर आपका 10% से ज्यादा शेयर है, सबसे पहले वो बताओ, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी डीम डिविडेंड होगा उनसे अगर आपने लोन लिया है तो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कब तक का लेना है, जब आप लोन लेते हो उस दिन तक का। उसके पहले अगर आपने कुछ किया है तो उससे पहले भी अगर आपका डीम डिविडेंड हुआ है तो उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। ये सब आपको मैंने क्लास में भी बता दिया। सपोज आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 5 लाख था, आपने 2 महीने पहले लोन ले लिया था तो 2 लाख रुपए का, तो वो माइनस हो जाएगा, तो आज का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 3 लाख माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डेट ऑफ इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो तो आप क्या कर लो, मैनेजमेंट से लेटर ले लो और उसको रिमार्क कर दो, रिमार्क डाल दो कि भाई हम उसको ठीक से अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं चेक कर पाए क्योंकि यहां पर लैक ऑफ डेटा था, इसलिए हम चेक नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में यहां पर बोला गया है कि आपको मैनेजमेंट से क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एसएससी से और पूछना पड़ेगा भाई बताओ किस किस से आपने लोन लिया है, कैसे कौन कौन सी क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लिया है जिसमें आपका 10% से शेयर है, क्योंकि हम शायद सारा का सारा डेटा नहीं चेक कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए हमको आपसे डेटा चाहिए, हमको आपसे अंडरटेकिंग चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट 26AS से भी वेरीफाई करो, क्योंकि हो सकता है इस एसएससी का टीडीएस भी कटा होगा। अगर डीम डिविडेंड मिला है तो टीडीएस भी काटना जरूरी है, पेयर को जो लोन दे रहा है उसको टीडीएस काटना जरूरी है, ठीक है। तो वो जो लोन दे रहा है वो डीम डिविडेंड के तौर पे लोन दे रहा है, करेक्ट, तो वो लोन के ऊपर टीडीएस काटा होगा 10% अंडर सेक्शन 194, तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगले दो क्लॉज दोनों सेम है, एक कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है
एक एक्साइज ऑडिट से रिलेटेड है। अगर एसएससी का कोई कॉस्ट ऑडिट हुआ है और अगर एक्साइज ऑडिट हुआ है तो आपको एसएससी से क्या मांगना पड़ेगा, उसका ऑडिट रिपोर्ट मांगना पड़ेगा। आपको उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कॉस्ट ऑडिट ठीक से नहीं हुआ है, एक्साइज ऑडिट ठीक से नहीं हुआ है, वो सब बातें आपको नहीं करनी है, वो आपका काम नहीं है। आपको बस रिपोर्ट लेना है और रिपोर्ट को यहां पर मेंशन कर देना है, यस टैक्स ऑडिट वाज, कॉस्ट ऑडिट वाज कंडक्टेड, एक्साइज ऑडिट वाज कंडक्टेड, इसके ऊपर बात करके छोड़ देना। ठीक है, आपको बस उतने पीरियड का ही कॉस्ट ऑडिट लेना है जितना पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर है। हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस है 23-24। आपको 23-24 के कॉस्ट ऑडिट के बारे में ही यहां पर लिखना है, बाकी उसके पहले और उसके बाद के कॉस्ट ऑडिट के बारे में आपको, एक्साइज ऑडिट के बारे में आपको बात नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट क्लॉज के अंदर, क्लॉज नंबर 40 के अंदर आपको एसएससी का बहुत सारे रेशियोज निकालने हैं। जैसे एसएससी का टोटल टर्नओवर पता लगाना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट रेशियो, ये सारे रेशियोज निकाल के आपको देना है। वो भी आपको ना ईयरली बेसिस पर देना होता है, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना था, कितना चेंज आया, उस तरीके से आपको देना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ये रेशियोज आपको मैन्युफैक्चरिंग एसएससी के लिए निकालना है, ट्रेडिंग एसएससी के लिए निकालना है। ठीक है, आपको हर एक रेशियो के अंदर हर एक टर्म्स को कुछ ना कुछ मीनिंग असाइन करनी पड़ेगी। अब ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो ना, उसको निकालते समय आपको डिनोमिनेटर के अंदर जब स्टॉक लोगे ना, तो उसके अंदर स्टोर्स मत लेना, स्पेयर्स पार्ट मत लेना, लूज टूल मत लेना, और स्टॉक का भी सिर्फ फिनिश गुड्स लेना, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी मत लेना, क्योंकि यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ रहा है। स्टॉक का टर्नओवर में कितना कन्वर्जन हो रहा है वो बताना है, डब्ल्यूआईपी टर्नओवर में कन्वर्ट नहीं होता है डायरेक्टली, या रॉ मटेरियल डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है टर्नओवर में, सिर्फ फिनिश गुड्स डायरेक्टली कन्वर्ट होता है टर्नओवर में। तो इसलिए आपको वही डेटा देना। ठीक है, आपने कैलकुलेशन कैसे किया वो भी डेटा देना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो डेटा देना पड़ेगा। कोई सिग्निफिकेंट डिविएशन है अगर पिछले साल के कंपैरिजन में, तो फॉर्म 3CA 3CB में आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को छोड़कर अगर आपका कोई डिमांड है कोई दूसरे लॉ में, इनकम टैक्स को छोड़ दो, वेल्थ टैक्स को छोड़ दो, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को छोड़कर अगर कोई दूसरे लॉ में डिमांड है या कुछ कोई दूसरे लॉ में रिफंड है, तो आपको वो यहां पर स्टेट करना पड़ेगा। एसएससी को कैसे पता चलेगा, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा, वो एसएससी से सारे के सारे डिमांड का कॉपी और रिफंड का कॉपी, रिफंड ऑर्डर का उसको कॉपी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, स्किल जजमेंट, उसको पोर्टल में जाकर चेक करना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल में जाकर चेक करके क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटीज में अगर एसएससी ने कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी डाल के रखा है उसके अंदर उसको देखना पड़ेगा कि कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड या कुछ रिफंड आने के चांसेस है क्या, अगर है तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 42A सब क्लॉज है, सब क्लॉज बी, इसमें आपको बताना है क्या एसएससी को फॉर्म 61, फॉर्म 61A, फॉर्म 61B भरना जरूरी है कि नहीं है, और अगर जरूरी है तो एसएससी ने वो भरा है कि नहीं भरा है, बस इतना ही बोलना है। अब फॉर्म 61 क्या है, फॉर्म 61 क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ना पैन लेना होता है, अगर सामने वाला पैन नहीं लेगा, सपोज मेरे को किसी से पैन लेना है और सामने वाला पैन नहीं लेगा ना, तो मुझे सामने वाले से फॉर्म 60 लेना पड़ता है। तो जिस से मैंने फॉर्म 60 लिया ना, जिस बंदे से मैंने फॉर्म 60 लिया ना, उसका मेरे को डिटेल देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो होता है फॉर्म 61, तो वो मुझे भरना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी से पैन लेने के बदले फॉर्म 60 ले रहा हूं, तो जिन से मैंने फॉर्म 60 लिया हूं पैन के बदले, तो उनका डिटेल मेरे को फॉर्म 61 में देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं एसएफटी भरूंगा, एसएफटी आप लोगों को पता है कि अगर कोई बैंक में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है, कोई शेयर खरीदता है, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदता है, सेविंग बैंक अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट करता है, तो उन सब लोगों के ऊपर एसएफटी मैंडेटरी हो जाता है। तो जो भी एसएफटी भरेगा वो फॉर्म 61 के अंदर भरेगा। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या एसएससी ये सारे फॉर्म भरने के लिए लायबल है, अगर लायबल है तो क्या एसएससी ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, टाइम पे भरा है कि नहीं भरा है, और अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है तो आप क्या करो, उसको आप रिपोर्ट कर दो, भाई इतना ज्यादा वॉल्यूमनेस ट्रांजैक्शन है, हम हर चीज नहीं चेक कर सकते, इसलिए हम उसको यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, देयरफॉर वी आर रिपोर्टिंग इन फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CB। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जो नेक्स्ट क्लॉज है, क्लॉज नंबर 43A जो आपका है, ये 43A विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 286, ये आपका कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले देखो, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में बहुत सारे लोगों को कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग भरना आ सकता है। सबसे पहले अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया में रेसिडेंट है तो वो भर सकती है, लेकिन अगर पेरेंट ने अपना काम किसी को डेजिग्नेट किया है तो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी भी कर सकती है। तीसरे केस में अगर फॉरेन कंट्री से अपने को CBCR नहीं मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी से भी भरवाना पड़ता है। तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर आपको पता लगाना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है CBCR भरना, वो पता लगा लो। ठीक है, CBCR के लिए किसके लिए ऑब्लिगेटेड है, जिसका ग्लोबल टर्नओवर पिछले साल का 6400 करोड़ से ज्यादा होता है, उनको CBCR भरना मैंडेटरी है। ये सब प्रोविजन यहां पर दिया है। भाषण 12 महीने के अंदर भरना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर, रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर के एंड से 12 महीने में भरना है। 6400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है ग्लोबल वाला तो भरना है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो प्रोविजन है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर वेरीफाई करना है कि एसएससी कोई भी केस में फॉल करता है क्या, उसका टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। वो अगर पेरेंट एंटिटी है तो वो भरेगा, अगर वो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है तो वो भरेगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो वो भरेगा। कौन से केस में वो फॉल करता है वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना है, और फिर बाद में देखना एसएससी ने फॉर्म भरा है कि नहीं। फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 3CAC फॉर्म होता है, वो एसएससी ने भरा है कि नहीं भरा है। और फिर अगले क्लॉज के अंदर आपको चेक करना है, पेरेंट का नाम देना है, अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम देना है, कब फर्निश किया है वो डेट देना है। ठीक है, कब किस दिन फर्निश किया है, क्योंकि अगर टाइम पे फर्निश नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या लग सकता है, पेनाल्टी भी लग सकती है। तो यही क्लॉज के थ्रू गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी की नोटिस भेजती है। फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेक करती है, कब भरा आपने, लेट भरा है तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी की नोटिस भेज देगी। ठीक है,
और ये एक आखिरी क्लॉज 44 बहुत रिसेंटली डाला है गवर्नमेंट ने परेशान करने के लिए हम सबको। इसमें आपको डिटेल देना है कि आपने जिससे परचेस किया, जो एक्सपेंडिचर किया वो किससे परचेस किया। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जो भी एक्सपेंडिचर किया वो किससे परचेस किया, आपको डिटेल देना है। पहला तो आपने जो परचेस किया हो सकता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हो सकता है, तो आपने जितना भी परचेस किया जिसपे जीएसटी नहीं लगता है वो डिटेल दे दो। उसके बाद हो सकता है कि आपने जिससे परचेस किया वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, तो उसका डिटेल दे दो। उसके बाद आ सकता है कि आपने अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज से परचेस किया, उसका डिटेल दे दो, और जिसके अंदर ऑब्वियसली आपका जीएसटी गया होगा। ठीक है, और चौथे में आपको पेमेंट कितना किया वो बताना है। तो ये जो आपने टोटल पेमेंट आप कितना कर रहे हो उसका डिटेल आपको चौथे में देना है। ठीक है, तो पहला आपको क्या देना है, पहले आपको एग्जेम्प्ट वाला जो भी गुड्स परचेस कर रहे हो जिसपे जीएसटी नहीं लगता है वो डिटेल दे दो, फिर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला दे दो, फिर बाद में जिसपे जीएसटी लगता है और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो डिटेल दो, और चौथे में आपको कितना पेमेंट किया उन लोगों को उसका डिटेल देना है। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको यहां पर देना है। इसके नीचे पूरा भाषण दिया इंस्टीट्यूट ने, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है इसके अंदर, तो इस पे ज्यादा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसके नीचे इंस्टीट्यूट ने पूरा बर्ड्स आई व्यू दिया है, आप लोगों को देखना है, आप देख सकते हो। ये जितने भी आपने क्लॉज पढ़ा है उन सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन दिया है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है जितना डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और आखिर में यहां पर बोला है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर समय पे नहीं भरोगे तो क्या होगा, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 271B के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पीजीबीपी में पढ़ा है, कितना 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लेस। तो ये है आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जबरदस्त रिवीजन। कितनी देर में हो गया, लगभग हमने इसको 80 मिनट में खत्म कर दिया। ठीक है, 75 मिनट से 80 मिनट के अंदर हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रिकैप किया है। हमने कोई अपना बनाया रिकैप नहीं किया है, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है। इसलिए मैं अगर इसमें कुछ छेड़खानी करूंगा, कम ज्यादा करूंगा, कोई कंटेंट मिस हो जाएगा तो आप लोग गाली दोगे मुझे रिजल्ट के दिन और एग्जाम के दिन। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट है, इसमें मुझे भी नहीं पता इंस्टीट्यूट ने अब तक क्या क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने हर एक चीज यहां पर बारीकी से बोलने की कोशिश की है। मैंने डिटेल लेक्चर तो डाला ही था अमेंडमेंट के सेक्शन के अंदर, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, 5.5 घंटे का। लेकिन वहां पर तो मैंने एक एक क्लॉज के अंदर बहुत डिटेल में बात किया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना सब कुछ देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लास में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए मैंने जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक रैपिड रिवीजन लाने की कोशिश की। यू विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ रिवीजन इन द एंटायर कंट्री इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर द चैप्टर ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को टैक्स ऑडिट का रिवीजन, जल्दी से बताइए नीचे कमेंट करके आप लोग। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।